चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए बच्चे। ठीक है, सभी बच्चों का स्वागत है। आज के टेस्ट में 94 नंबर सेट का डिस्कशन हम लोग करेंगे भाई मेरे। आज 94 नंबर सेट का डिस्कशन होगा, तो जल्दी से जुड़ जाइए भाई मेरे। हम लोग आज के सेट में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। और प्लीज़ सर बताओ टीजीटी साइंस, तो हेलो सर टेस्ट कैसे लें तो कैसे लें, तो ये तो आपको जाना पड़ेगा। आपको प्लेटफॉर्म के चैनल पर वहाँ पर लीजिए। और टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ये टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके टीजीटी के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 6 to 8 और टीजीटी के लिए। तो भाई पहले प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि तरंगदैर्घ्य बैगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक, है ना, कह रहा है कि इफ द वेवलेंथ इज इंक्रीज फ्रॉम वायलेट टू रेड देन द ब्राइटनेस क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर, सर जी प्रणाम। तो प्रणाम भाई मेरे, सभी बच्चों को प्रणाम है और गुरु का आशीर्वाद है। जल्दी से जुड़ जाइए। और ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तब तक ये सफलता आपको उतना ज़बरदस्त तरीके से नहीं दिला पाएगा जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे। हर प्रश्न को आपको क्या करना है, जो सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए। आप बार बार रिवाइज कीजिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसा प्रश्न है। ये देखिए, ये पहला प्रश्न था कि आप ब्राइटनेस, यहाँ देखिए आपको पता होनी चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये ब्राइटनेस ले रहे हैं, इस एक्सिस पर आप ब्राइटनेस ले रहे हैं, याद रखना है। ये देखिए, मैं एक एक्सिस बना रहा हूं और मैंने बार बार कहा है कि बिना कंसेप्ट के हम लोग किसी क्वेश्चन को हल करेंगे नहीं। और ये कंसेप्ट है भाई, रटना नहीं है, ठीक है, और रगड़ना नहीं है क्वेश्चन को, केवल आपको कंसेप्ट देखना है। ये देखिए, ये है आपको ब्राइटनेस, है ना, ध्यान में रखना भाई। ये ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस मतलब चमक है, ब्राइटनेस, है ना, ध्यान में रखिएगा। ब्राइटनेस है और इसको बोलते चमक बोलते हैं। और इधर जो है ये तरंगदैर्घ्य है ना, तरंगदैर्घ्य के बीच में ग्राफ है। ये देखिए, इधर ये तरंगदैर्घ्य ले रहे हैं, ध्यान देना भाई मेरी। ब्राइटनेस जो है सबसे अधिक महत्तम किस रंग का होता है, तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक महत्तम होता है, ध्यान में रखना है, सबसे अधिक महत्तम होता है आपको। ये देखिए, ये टॉप पर चले जाइए, कौन सा, तो भाई मेरे ये है, ठीक है, आपका 555 नैनोमीटर, है ना, तरंगदैर्घ्य 555 नैनोमीटर। और ये किस रंग का होता है, तो याद रखना है कि ये हरा और नीला, हरा और पीला रंग का, हरा पीला रंग, यानी ग्रीन और आपको, ठीक है, किसका, मैंने कहा ग्रीन और येलो कलर का सबसे ज्यादा संवेदनशीलता या चमक आपकी आंख पर प्रदर्शित होता है ना। ये तरंगदैर्घ्य है भाई मेरे, ये तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है, एकदम ध्यान से देखते चलिए। और इधर लीजिए क्या, तो इधर ले लेते हैं 400 nm, है ना, ध्यान में रखिएगा 400 nm। और इधर ले लेते हैं क्या, 750 nm, है ना। आपको पता है कि ये होता है वायलेट यानी बैगनी, और ये क्या होता है, तो ये होता है, ध्यान में रखिएगा भाई मेरे, ये आ जाएगा कौन सा, तो यहां पर आ जाएगा, ये देखिए, यही 555 nm है ना, 555 nm है। और यहीं पर आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होता है, ध्यान में रखिएगा, चमक होता है। और ये 750 nm ये लाल रंग का होगा। तो अब देखिए, आप एकदम इस ग्राफ को याद रखना है आपको कि चमक और तरंगदैर्घ्य के बीच में सर ने ग्राफ खींचा है कि, ठीक है, आपको तरंगदैर्घ्य जैसे जैसे बढ़ेगा किधर के तरफ, तो हरा और पीले के तरफ, तो आपका जो है ब्राइटनेस बढ़ता जाएगा, चमक आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही 555 के बाद आएंगे तो आपको ये घटता जाएगा, ध्यान में रखना भाई मेरे, ये क्या होगा, चमक आपका घटता जाएगा। और इसको एकदम नोट डाउन करके रख लेना है, और ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये देखिए, ये क्या है, तो भाई मेरे ये VIBGY है ना, ओ और क्या आर है। तो मैंने कहा कि ब्राइटनेस इधर से इधर जाएंगे तो देखिए, ठीक है, ग्रीन और येलो तक
है ना, ये क्या होगा, ब्राइटनेस आपको बढ़ेगा, है ना, संवेदनशीलता आपके आंख की बढ़ेगी। और जैसे इधर की तरफ खिसकेंगे तो आपको क्या होगा, ये ब्राइटनेस आपका बढ़ रहा है यहां पर, और यहां पर क्या होगा, धीरे धीरे ब्राइटनेस आपका घटने लगेगा, चमक आपका घटने लगेगा। तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। प्रश्न पर आते हैं फिर से, कारण यदि देखिए तरंगदैर्ध्य बैगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगा। तो भाई मैंने क्या कहा, ये देखिए इस तरह का ग्राफ मैंने बनाया था, और पहले क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है भाई मेरे, इसके बाद घट रहा है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, एकदम याद रखिएगा। कहां महत्तम होगा, है ना, ब्राइटनेस या चमक कहां महत्तम होगा। तो भाई मेरे मैंने कहा आपको कि 555 नैनोमीटर पर आपको चमक क्या होता है, तो महत्तम होता है, एकदम याद रखना है, महत्तम होता है। या संवेदनशीलता भी इसको कहते हैं, आपके नेत्र की संवेदनशीलता कहते हैं, और ये महत्तम होगा कितना पर, तो संवेदनशीलता महत्तम होगा, ध्यान में रखिएगा, ये महत्तम होता है 555 नैनोमीटर पर। तो कहीं कंफ्यूजन नहीं रखना है कि क्या आंसर होगा, आपका आंसर एकदम याद रखिएगा। वीवीआई प्रश्न है बच्चे, नोट डाउन कर लेना है आपको, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सभी बच्चों से आग्रह है कि आप फोकस्ड रहिए क्वेश्चन पर, है ना, और देखिए कितना मजा आपको आ जाएगा। फिर अगर रेगुलर वे में आप फोकस रहिएगा तो बहुत ही मजा आएगा आपको। यहां देखिए, इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर होता है। तो भाई मेरे गोलीय दर्पण यानी ये हो गया अवतल, है ना, और भाई मेरे ये हो गया क्या, उत्तल दर्पण होता है, यानी इसको बोलते हैं कॉनकेव, और इसको क्या बोलते हैं, तो भाई मेरे ये कॉन्वेक्स, ठीक है, मिरर है ना, मिरर है ना, याद रखना है। इसका धसा भाग परावर्तक है और इसका उभरा भाग परावर्तक है, और आप लोग कई बार पढ़े होंगे इसको। यहाँ देखिए खींच देते हैं, एक लाइन खींचिए, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, ध्यान में रखिएगा, प्रधान अक्ष कहते हैं, या इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, एकदम याद रखिएगा बच्चे। यानी प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको याद रखना है कि ध्रुव, है ना, और फोकस और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को जो बिना ठीक है किसके, परावर्तन के सीधे गुजर जाए, बिना परावर्तन के सीधे गुजर जाए, उसे आप क्या कहते हैं, तो भाई मेरे इसे प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो यहां देखिए, इधर पोल हो गया, इधर क्या हुआ, फोकस हो गया, और यहां क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। चलिए दोनों दर्पण पर बात कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि कौन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर है, तो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर मुख्य अक्ष पर है, फोकस मुख्य अक्ष पर है, ध्रुव मुख्य अक्ष पर है, दोनों में, है ना। तो ये बातें याद रखनी है। क्या होगा, तो वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष पर होगा, ध्रुव मुख्य अक्ष पर होगा, आपतन बिंदु नहीं होगा इस पर। कैसे, तो ये देखिए प्रकाश की किरण यहां आपतित होती, यानी सतह पर आपतित हो रही है, ये आपतित हो रही है, और ये परावर्तित हो गया कहां से, तो इस बिंदु से, फोकस से परावर्तित हो जाता है। तो आपतन बिंदु याद रखिएगा, आपतन बिंदु, ठीक है, परावर्तक सतह पर होता है, परावर्तक सतह पर होता है, न कि वह प्रधान अक्ष पर होगा, याद रखना भाई मेरे। यानी आपतन बिंदु कहां है, तो यह परावर्तक सतह पर स्थित होता है, परावर्तक सतह पर स्थित होता है। परावर्तक सतह को क्या बोलते हैं, सतह पर स्थित होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्थित होता है, यानी आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर यह स्थित होता है। कौन बिंदु, तो भाई मेरे आपतन बिंदु। जबकि वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, जबकि ध्रुव दोनों आपको होगा कहां पर, तो भाई मेरे प्रधान अक्ष पर होगा, जैसा कि प्रश्न में मैंने बताया है, फिगर में मैंने बताया है। तो 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा, 1 और 3 एक ही नंबर आंसर है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। और बच्चे यहां पर ध्यान में रखना है कि जब भी आपको अवतल दर्पण की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, ज्यादा हम बात नहीं बता रहे हैं, आपको याद रखना है कि फोकस दूरी इसमें नेगेटिव होता है और इसमें फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यह हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, याद रखना हमेशा, यह हमेशा यानी उत्तल दर्पण हमेशा आभासी मतलब वर्चुअल, आभासी छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इमेज बनाएगा, एकदम ध्यान में रखना, प्रतिबिंब
बनाता है, एकदम याद रखिएगा। जबकि ये दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है, याद रखना है, आभासी भी बनाएगा और मेरे वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाता है, यानी रियल और इमेजिनरी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। कौन? तो अवतल दर्पण। तो बातें एकदम क्लियर है, आंसर ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है। माना कि आप जमीन पर रखे सूटकेस को उठाकर एक टेबल पर रखते हैं। भाई मेरे ये देखिए, ये क्या है? ये एक टेबल है, ध्यान में रखना है, ये आपका क्या है? एक टेबल है भाई मेरे, ये टेबल है, आपका टेबल है। और हमने क्या किया कि एक सूटकेस को ये जमीन पर है और ये मान लेते हैं एच हाइट पर, ये एच हाइट है किसका? टेबल का। और यहां पर हमने क्या किया कि यहां से एक सूटकेस को उठा करके, ये बड़ा सा सूटकेस है भाई मेरे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सूटकेस है, और इसको हमने आपको कहां रख दिया? तो भाई इसको, इस सूटकेस को उठा करके हमने टेबल पर रख दिया। ध्यान में रखिएगा, इसको टेबल पर हमने रख दिया। तो किया गया कार्य, ध्यान में रखना, किया गया कार्य, है ना, याद रखना भाई मेरे, किया गया कार्य क्या होता है? तो किया गया कार्य होगा, है ना, ध्यान में रखना है आपको, वर्क डन। वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन याद रखिएगा, ये हो जाएगा mgh, mgh, एकदम ध्यान में रखना है। कितना वर्क डन होगा? mgh होगा। जहां mg क्या है? तो गुरुत्व के कारण बल है, ध्यान में रखिएगा, गुरुत्व के कारण बल है। और h क्या है? तो ये दूरी है या ऊंचाई है, और ये लंबवत ऊंचाई हम लेते हैं भाई मेरे। कौन सा ऊंचाई लेते हैं? तो लंबवत ऊंचाई। अब प्रश्न पर आइए, यानी आपको किसी सूटकेस को जब आप जमीन से कहां पर, ठीक है, किसी सूटकेस को जब आप जमीन से कहां पर रखे? तो टेबल पर रखे, तो किया गया कार्य का मान W बराबर mgh हो गया। एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे। अब देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे। कह रहा कि सपोज यू पिक अप ए सूटकेस लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड प्लेस इट ऑन द टेबल, द वर्क डन बाय यू ऑन द सूटकेस विल नॉट डिपेंड ऑन। भाई मेरे ठीक है, ये गुरुत्व के अधीन कार्य है, ध्यान में रखना है। किसके अधीन कार्य है? तो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन अंडर ग्रेविटी है, ध्यान में रखिएगा, वर्क डन अंडर ग्रेविटी है, ध्यान में रखना है इसको, अंडर ग्रेविटी है। बड़ी अच्छी बात है। किसके अंडर है? तो वर्क डन अंडर ग्रेविटी है। अब देखिए सूटकेस द्वारा लिए गए मार्ग पर, भाई मैंने क्या कहा कि ये केवल एच पर डिपेंड करेगा, चाहे ऐसे लेके जाइए, है ना, इसको क्या करते हैं, ऐसे 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 लेके जाइए, हाँ यहां पहुंचा दीजिए, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं डिपेंड करेगा? ऐसा क्या हो गया? तो भाई मेरे गुरुत्व के अधीन जब कार्य होता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है? तो संरक्षी बल है। ध्यान में रखिएगा बच्चे, मैंने क्या कहा कि इसमें, है ना, ध्यान देना है भाई, हर कंसेप्ट एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ध्यान में रखिएगा, इसमें गुरुत्व के अधीन कार्य हो रहा है, यानी इसमें गुरुत्व के अधीन कार्य है, ध्यान में रखिएगा, गुरुत्व के अधीन कार्य है, एकदम याद रखिएगा, है ना, गुरुत्व के अधीन कार्य है। यानी आपको कार्य, है ना, कार्य किसके द्वारा हो रहा है? तो भाई मेरे कार्य हो रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोलते हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, है ना, ध्यान में रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। किसके द्वारा हो रहा है कार्य? तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा होता है कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा होता है। और आपको पता होनी चाहिए, मैंने कई बार पढ़ाया है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है बच्चे, ये क्या होता है? तो ये संरक्षी बल है। कौन सा बल है? संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? तो भाई मेरे ये संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। और संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, पथ पर डिपेंड नहीं करता। एकदम ध्यान में रखिएगा, मैंने क्या लिखा बच्चे? मैंने कहा कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल, बल द्वारा किया गया कार्य, एकदम ध्यान रखिएगा, किया गया कार्य, है ना, किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र रहता है, पथ से स्वतंत्र रहता है, पथ से स्वतंत्र रहता है। यानी ठीक है, आपको वर्क डन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स या बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, क्या होगा? डजंट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द, ठीक है, पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, इस पर डिपेंड नहीं करेगा भाई। तो अब देखिए प्रश्न पर आइए, क्या कह रहा है? सूटकेस द्वारा लिए गए मार्ग पर यह डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स याद रखिएगा भाई मेरे, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, एकदम याद रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स है ना।
आपको एकदम ध्यान में रखना है। तो सूटकेस द्वारा लिए गए मार्ग पर क्या करेंगे, निर्भर नहीं करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, निर्भर नहीं करता है। और जबकि यहां कह रहा है कि निर्भर करता है, तो गलत हो गया ना। चलिए अच्छी बात है। इस गतिविधि में आपके द्वारा लिए गए समय पर, आप सभी बच्चों को पता है कि समय केवल शक्ति डिपेंड करेगा समय पर। याद रखना है, कार्य डिपेंड नहीं करेगा। किया गया कार्य क्या है, तो यह डिपेंड नहीं करेगा समय पर। शक्ति यानी पावर जो है ना, पावर डिपेंड करता है किस पर, तो किए लिए गए समय पर। याद रखना, पावर निर्भर करता है समय पर, है ना। पावर निर्भर करता है किस पर, शक्ति निर्भर करता है समय पर। ठीक है, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे। अब देखिए, अब आते हैं सूटकेस के वजन पर। तो mg को आप वजन कह सकते हैं भाई मेरे, वेट कह सकते हैं। mg क्या हुआ, तो यहां वेट हो सकता है। इसी को f कह सकते हैं या h कह सकते हैं, f इंटू एच या w इंटू एच भी आप कह सकते हैं। तो सूटकेस के वजन पर निर्भर करेगा, हाँ ध्यान में रखना भाई मेरे, इस पर भी निर्भर नहीं करेगा। तो निर्भर किस पर कर रहा है, तो केवल और केवल निर्भर कर रहा है किस पर, तो सूटकेस के वजन पर किया गया कार्य निर्भर करता है। भाई मेरे यहां कह रहा है निर्भर नहीं करेगा, किस पर, तो आपको ए और बी पर निर्भर नहीं करेगा। आंसर क्या होगा, तो भाई आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। केवल निर्भर करेगा किस पर, सूटकेस के वजन पर निर्भर करेगा, कभी नहीं निर्भर करेगा आपको सूटकेस द्वारा लिए गए मार्ग पर, और इस गतिविधि में आपके द्वारा लिए गए समय पर निर्भर नहीं करेगा, केवल निर्भर करेगा आपके वजन पर। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है और आपको एकदम कंसेप्ट याद रखना है कि सर ने कैसा बताया है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भाई यहां देखिए, चंद्रमा के सतह के नजदीक, है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे, चंद्रमा के सतह के नजदीक आ गए सर हम लोग, एकदम अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जुड़िए, आ गए से ही काम नहीं चलेगा। जरा इसका आंसर बताइए। चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमानों की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हैं, तो क्या होगा। भाई अच्छा प्रश्न है। जरा देखिए, ये चंद्रमा का सतह है, ये मान लेते हैं चंद्रमा है, और ठीक है चंद्रमा है भाई मेरे, चंद्रमा है। और यहां देखिए, ध्यान में रखिएगा, कह रहा है कि दो अलग अलग द्रव्यमान, यहां मान लेते हैं M1 द्रव्यमान है और ये M2 द्रव्यमान है, गिरा रहे हैं, है ना, गिरा रहे हैं, ये गिराइए बच्चे। तो आपको पता है, अब देखिए एक एक तरफ से बात करते हैं, किसका किस पर बात करते हैं। तो द्रव्यमान अलग तो जड़त्व अलग होगा। ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान अलग तो जड़त्व अलग होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, कि द्रव्यमान समानुपाती जड़त्व के। याद रखना, द्रव्यमान समानुपाती किसके, तो जड़त्व के। याद रखिएगा भाई मेरे। तो द्रव्यमान चूंकि अलग अलग है, इसीलिए ठीक है, इसके इनके जड़त्व में परिवर्तन होगा। ठीक है, इनके जड़त्व में परिवर्तन होगा। एकदम सही है भाई मेरे, है ना। कह रहा है गिर रही हो, मुक्त रूप से गिर रही हो, तो उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा। कह रहा है कि द्रव्यमान समानुपाती क्या होगा, जड़त्व होगा। तो भाई मेरे ठीक है, द्रव्यमान बदलेगा नहीं, यानी इस वस्तु का द्रव्यमान M1 रहेगा, इस वस्तु का द्रव्यमान M2 रहेगा। ध्यान में रखना है। तो ठीक है, आपको इस दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। जब गिरेगा, आपको नीचे गिरेगा, तो आपके इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नियत रहेगा। क्योंकि मैंने कहा द्रव्यमान समानुपाती किसके, जड़त्व के, तो परिवर्तन नहीं होगा। याद रखना है कि वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा। एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, द्रव्यमान वही रहेगा, यानी परिवर्तन यहां पर नहीं हो रहा है ना। अब आते हैं उसका त्वरण। तो भाई मेरे चंद्रमा के निकट है, तो इसमें भी त्वरण जो है g/6, इसमें भी त्वरण g/6 ही लगेगा। तो उनका त्वरण अलग अलग होगा, ये गलत बात है ना। उनका त्वरण अलग अलग होगा, गलत बात है, क्योंकि दोनों का त्वरण कितना हो रहा है, g/6 ही हो रहा है ना। दोनों का त्वरण g/6 ही होगा, तो अलग अलग नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, है ना। अब देखिए, किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। भाई अब देखिए, वेग की बात कर रहे हैं, वेग की बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहां से गिरा, तो यहां से गिरा, मान लीजिए t1 समय लगा, तो आपको पता है महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या होता है, 0 होता है। मान लेते हैं यहां पर वेग निकालना है, क्या, कहां पर, यहां पर वेग निकालना है। तो आपको पता है कि t1 समय मान लीजिए यहां से यहां तक लग रहा है ना, और यहां भी t1 समय अगर लग रहा है, कह रहा है ठीक है कि ठीक है, किसी भी क्षण, मतलब एक जैसा क्षण ले रहे हैं,
तो T1 ले लिए। और ये देखिए यहां पर वेग निकाल लीजिए भाई मेरे, यहां वेग निकालिए V1 बराबर G/6 इंटू T1, है ना, इसका वेग निकाल रहे हैं। V2 बराबर क्या, ठीक है बच्चे, G/6, है ना, आपको पता है कहां से लेके आए फॉर्मूला सर ये, तो V बराबर होता है U और प्लस क्या G और T होता है भाई। तो यहां क्या किए कि U का मान महत्तम ऊंचाई पर मैंने क्या कहा है 0 होता है, तो 0 कर दिया इसीलिए, और चंद्रमा है तो G/6 हो जाएगा, और बच्चे ये T1 हो गया। तो इसका V1 का मान G/6 इंटू T1 और V2 का मान G/6 इंटू क्या, सब एक ही क्षण में है, तो T1 आ गया। तो देखिए दोनों का वेग क्या होगा, समान हो जाएगा, यानी V1 बराबर क्या होगा, V2 हो जाएगा। तो याद रखना है कि किसी भी क्षण उनका वेग एक समान होगा, याद रखिएगा, यही केवल आपको सही होगा। तो चंद्रमा के सतह के निकट, ये बराबर आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, चंद्रमा के सतह के निकट याद रखना है कि आपको यहां पर V बराबर U प्लस, ठीक है, 80 फॉर्मूले से, ठीक है, क्या हुआ, तो V बराबर याद रखना है U का मान महत्तम ऊंचाई पर 0 अब प्लस क्या, ये देखिए A का मान G/6 और किसी भी क्षण T, ये क्या होगा, तो भाई मेरे G/6 इंटू T, ये क्या होगा, तो नियत होगा, और दोनों वस्तु के लिए समान होगा, और ये द्रव्यमान से क्या होगा, कंप्लीटली स्वतंत्र रहता है, G/6 इंटू T हो जाएगा, यानी ठीक है नियत रहेगा, है ना, किसी भी क्षण नियत रहेगा, और ये द्रव्यमान से भी क्या होगा, स्वतंत्र रहता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो भाई मेरे आंसर आपका ए नंबर ही होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के पृष्ठ पर 2 सेकेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कह रहा है कि R ऊंचाई पर ले जाया जाता है पृथ्वी के पृष्ठ से, है ना। अब कह रहा है कि R पृथ्वी की त्रिज्या है, तो अब आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये देखिए 2 सेकेंड दिया हुआ है, यानी T का मान 2 सेकेंड है भाई, और कह रहा है कि H ऊंचाई पर। तो आसान है प्रश्न, एकदम आसान है, कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है, ये मान लीजिए T सरफेस बराबर 2 पाई और रूट अंडर क्या होगा भाई मेरे L/G। अब कह रहा है कि H ऊंचाई पर, है ना, तो आपको ये पृथ्वी के तल से R ऊंचाई पर लेके गए वस्तु को, यानी यहां पर H बराबर क्या ले लिए भाई मेरे, तो R ले लिए। तो नया आवर्तकाल ध्यान में रखिएगा, नया आवर्तकाल TS डैश ले लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई मेरे 2 पाई रूट अंडर L में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन G बदल जाएगा भाई मेरे, G बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, तो आपको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई मेरे, G डैश बराबर होता है, ठीक है, G अपॉन, ठीक है, 1 प्लस H बट्टा R का होल स्क्वायर होता है, ध्यान में रखिएगा, 1 प्लस H बट्टा R का क्या होगा, होल स्क्वायर होता है, ध्यान में रखिएगा इस फॉर्मूले को। ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, ऊंचाई पर क्या, तो गुरुत्वीय त्वरण, याद रखिएगा, ऊंचाई पर क्या, तो गुरुत्वीय त्वरण, भाई मेरे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए क्या कह रहा है, H का मान कितना ले लिया है, R ले लिया है ना बच्चे। तो यहां देखिए क्या करेंगे, तो G डैश बराबर भाई मेरे यहाँ G ले लीजिए, अब बटे 1 प्लस H बटा R, तो R बटे R, R बटे R, तो ये देखिए 1 R बटे R हो गया, तो ये 1 आ गया, क्योंकि H का मान हमने क्या पुट कर दिया है, R पुट कर दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो भाई मेरे ये हो जाएगा G बटे 4। अब देखिए इस प्रश्न में बस इतना ही करना है क्या, तो ये देखिए 2 पाई रूट अंडर L, अब बटे G का मान आ गया G, और बच्चे 4 आ गया, है ना, 4 आ गया, रूट अंडर ऊपर चला गया 4, तो बाहर निकाल लीजिए, ये 4 का 2 निकल गया, 2 को आगे रख दीजिए, गुना, अब देखिए 2 पाई रूट अंडर L/G, और इसी का मान दिया हुआ है कितना, तो भाई मेरे यहां देखिए प्रश्न में कह रहा है कि इसका मान है 2 सेकेंड। कितना सेकेंड, 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, देखिए कुछ नहीं किए हम, है ना। तो याद रखना है कि 2 सेकेंड यानी 2 गुना 2, है ना, ये पूरा मान कितना है, 2 सेकेंड है, तो 2 दूनी कितना, तो 4 सेकेंड। तो भाई मेरे आंसर निकल जाएगा कितना, तो 4 सेकेंड। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, करना बस आपको ये है कि केवल G डैश बराबर, ठीक है, R ऊंचाई पर तो G अपॉन 1 प्लस H बटा R होता है, ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, तो कितना से घटता है, तो इतना से ही घटता है, और इसको नोट डाउन कर लेना भाई, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको सवाल बनाने में, आंसर तुरंत आपको पुट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या कह रहा है आपको। यहां देखिए भू चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण, है ना,
ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। और कह रहा क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक बराबर है द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द डीप एंगल, ठीक है, टू द जियोमैग्नेटिक कांस्टेंट्स आर इक्वल द डीप एंगल एट द प्लेस इज। अच्छा प्रश्न है, कैसे निकालेंगे भाई? तो एक दिन मैंने आपको पढ़ाया भी है, किसका? एंगल ऑफ डीप। जरा ध्यान दीजिए भाई, कभी भूलिएगा नहीं। ये देखिए, ये क्या है? ये आपकी पृथ्वी है ना? क्या है? ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये केंद्र है भाई मेरे। ये देखिए, इसको बाहर लिखते हैं तब अच्छा रहेगा। पृथ्वी है, ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है सवाल में, केवल ध्यान देना है, बस एक सेकंड ध्यान देना है। मान लेते हैं इस बिंदु पर, ये बिंदु है, ये पृथ्वी, मान लीजिए पटना है, पटना से, ठीक है, आपको पृथ्वी के केंद्र पर ये क्या हुआ? कुल चुंबकीय क्षेत्र एक्ट किया, है ना? इसका दो कंपोनेंट ले लेते हैं, ये लिए वर्टिकल कंपोनेंट और ये ले लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ध्यान में रखना भाई मेरे, ये क्या ले लिए? तो ये ले लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिए, क्योंकि एंगल यहां लेना पड़ेगा तभी ये क्या होगा? तो ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा और ये वर्टिकल होगा। ध्यान में रखना है ना? तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये वर्टिकल होगा, ये एंगल होगा। इसी एंगल को ध्यान में रखना है कि कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, है ना, आपको कुल चुंबकीय क्षेत्र के साथ जितना कोण बनाता है, इसी कोण को आप नमन कोण कहते हैं। ध्यान में रखना भाई मेरे, नमन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डीप कहते हैं। अब मेरे से आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर नमन कोण आखिर है क्या, है ना? एंगल ऑफ डीप क्या है? एंगल ऑफ डीप क्या है? तो मैंने कहा आपको कि, ठीक है, कुल चुंबकीय क्षेत्र, किसी भी स्थान पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जितना चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बनाता है, उसी कोण को आप एंगल ऑफ डीप कहते हैं। ध्यान में रखना भाई मेरे, क्या मैंने कहा? मैंने कहा, एकदम याद रखना है, क्या मैंने कहा कि देखिए, ठीक है, आपको कुल चुंबकीय क्षेत्र किसी भी स्थान का, हर स्थान का अपना अपना होता है भाई मेरे, कुल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, एवं है ना, कुल चुंबकीय क्षेत्र एवं, है ना भाई मेरे, कुल चुंबकीय क्षेत्र एवं कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, कुल चुंबकीय क्षेत्र, एकदम ध्यान में रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ध्यान में रखिए भाई मेरे, क्षैतिज घटक, है ना, क्षैतिज घटक के बीच के कोण को, है ना, के कोण को, द एंगल बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड, ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज नोन एज एंगल ऑफ डीप। के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपको याद रखना, नमन कोण कहते हैं। एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, कौन सा कोण कहते हैं? तो नमन कोण कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। बड़ी अच्छी बात है ना? अब देखिए भाई मेरे, अब देखिए, इसी अल्फा को आपने एंगल ऑफ डीप कह दिया। अब याद कीजिए, थोड़ा सा इसको ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में लीजिए, v बराबर क्या होगा भाई मेरे? तो b साइन, ठीक है, आपको डेल्टा, ध्यान में रखिएगा, v बराबर क्या होगा? b साइन डेल्टा। बोले कि सर कैसे निकाले? तो साइन डेल्टा बराबर क्या होगा? तो बच्चे ये हो जाएगा आपको v अपॉन b, तो बाहर निकालेंगे तो v बराबर निकालेंगे तो b साइन डेल्टा, एकदम एक नंबर मानिए। दूसरा आपको h बराबर क्या होगा? तो भाई मेरे b कॉस डेल्टा आ जाएगा, इसको दूसरा नंबर मानते हैं। बड़ा अच्छा चीज है ये निकल गया आपको। अब देखिए, आप प्रश्न पर आइए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भू चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक, बच्चे क्षैतिज घटक आपको निकला है कितना? तो b कॉस डेल्टा, है ना। अब देखिए ऊर्ध्व घटक कितना निकला है भाई मेरे? तो v बराबर निकला है b साइन डेल्टा। एकदम ध्यान में रखिएगा, कह रहा है बराबर, दोनों को बराबर कर रहा है, यानी h बराबर b कर दीजिए भाई मेरे, यानी आपने कर देना है क्या? h बराबर v कर देना है। कह रहा है कि दोनों बराबर होता है, प्रश्न में ही कह रहा है कि दोनों बराबर होता है। ये देखिए दोनों क्या है? बराबर है, तो दोनों को बराबर मैंने कर दिया। ये देखिए कर लीजिए, b कॉस डेल्टा, है ना, बराबर b साइन डेल्टा, है ना। अब देखिए क्या कीजिए, साइन डेल्टा बटे कॉस डेल्टा, है ना, बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे? हाँ, b बटे b यानी 1 आ गया, और आपको पता है इसको बोलते हैं 10 डेल्टा, है ना, 10 डेल्टा बराबर क्या? 10 45 डिग्री। और डेल्टा का मान कितना होगा भाई मेरे? तो ध्यान में रखिएगा, काट दीजिए दोनों तरफ, एक, ठीक है, ये आ जाएगा 45 डिग्री। डेल्टा का मान कितना हो जाएगा?
45 डिग्री। यानी नमन कोण का मान कितना आ रहा है भाई मेरे? तो नमन कोण का मान भैया 45 डिग्री आ रहा है। खोजिए, क्या जी इसमें है ना? नहीं है ना? क्या जी इसमें है? नहीं है। क्या जी इसमें है? नहीं है। क्या होगा आंसर? आपको ई नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए कितना मस्त सवाल है भाई, और पूछेगा ना तो अगर नहीं जानेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो बच्चे बताइए कि सर नमन कोण का मान, ठीक है, कहां से कैसे कैसे होता है ना? पिछले क्लास में भी मैंने बहुत बार इसको चर्चा किया है। ये देखिए नमन कोण का मान भाई मेरे, ये विषुवत रेखा है, यहां पर 0 डिग्री होता है, और नमन कोण का मान ये देखिए नॉर्थ पोल है, यहां पर कितना होगा भाई मेरे? 90 डिग्री होगा, प्लस 90 डिग्री। और नमन कोण का मान ये दक्षिणी ध्रुव है भाई मेरे, यहां कितना होगा? तो माइनस 90 डिग्री, है ना? तो ध्यान में रखिएगा कि ये, ठीक है, इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा? घटेगा। तो ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नमन कोण का मान विषुवत रेखा पर, ये विषुवत रेखा भाई मेरे, है ना, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर क्या होगा? तो नमन कोण का मान विषुवत रेखा पर, ठीक है, 0 डिग्री, जबकि ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है। लेकिन जब परिमाण की बात करेगा तब 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर पूछेगा नंबर में बच्चे तो माइनस 90 नीचे, ऊपर प्लस 90 डिग्री होता है। तो बच्चे ये एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए, तो इसका आंसर मार लीजिएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, फंसा देता है आपको सवाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए बहुत गलत होता है। बहुत गलत इसलिए हो रहा है ना क्योंकि कंसेप्ट नहीं पता है। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो बिना कंसेप्ट के हथौड़िया मार वाला पढ़ाई पढ़ा है बच्चे। तो जब तक कंसेप्ट, इसीलिए मैं हम बार बार बोल रहे हैं, हर बच्चे को, कुछ बच्चे को लगा होगा, ठीक है, कुछ बच्चे को लगता होगा कि सर, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे केवल, ठीक है, ये वाला प्रश्न देखिए, बउआ वाला प्रश्न है, सब बना देगा, है ना। लेकिन जब तक तू, अगर मान लीजिए कि आपको 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 6 to 8 में, और उसमें आपको 10 से 12 प्रश्न आपको टफ रहेगा, और वही आपको रिजल्ट दिलवाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला है भाई। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो सेशन आपका है, ठीक है, जो हम करवा रहे हैं, इसमें आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का दम है बच्चे। केवल करना क्या है? कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि जो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये पीडीएफ भी अपलोड होता ही है, उसको नोट डाउन करिएगा, नहीं तो, ठीक है, कोई बचाने वाला नहीं है। केवल बउआ बउआ वाला क्वेश्चन करेगा तो कभी कोई बचाएगा नहीं तुरा। चलिए अब देखते हैं क्या कर रहा है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, और मामू प्रश्न है। मैंने जैसे पहले ही बताया, आपको पता है प्रतिरोध समानुपाती होता लंबाई के, प्रतिरोध समानुपाती होता है क्या? आपको क्षेत्रफल के। दोनों को मिला देगा ना तो ये निकल जाएगा R बराबर रो L/A, है ना। ध्यान में रखना बच्चे, इसी को बोलते हैं, रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, या इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, है ना। तो रेसिस्टिविटी रो बराबर R इंटू A/L, है ना। आपको याद रखना है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम गुना मीटर स्क्वायर बटा मीटर। काट दे भैया, ओम मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओम मीटर। ठीक है, याद रखना है कि ओम किसका मात्रक है? तो भाई ये प्रतिरोध का मात्रक है। मामू प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा मामू प्रश्न है, प्रतिरोध, ठीक है, का मात्रक है, सब बनाएगा, और इजी क्वेश्चन सब बनाएगा, और सफलता उसी को मिलेगी जो, ठीक है, 40 में से 15 जो टफ क्वेश्चन पूछेगा उसमें से, ठीक है, अधिकतम प्रश्नों को सही करेगा। 7, 8, 9, हम नहीं बोल रहे कि 15 में 15 आपसे बन जाएगा, लेकिन 7, 8 भी आप अगर बना दीजिएगा तो सफलता आपके कदमों को चूमेगा। जरा इस प्रश्न को देखिए, कितना लाजवाब प्रश्न है भाई मेरे, कितना लाजवाब प्रश्न है। देखिए, एक मेज की सतह पर आबद्ध घन, आप देखिए बड़ा मस्त है, कह रहा है कि ए फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू ए क्यूब फिक्स्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए टेबल। आबद्ध है ना, आबद्ध है, क्यूब फिक्स्ड ऑन द टेबल, यानी ऐसा फिक्स्ड है, ठीक है, कि बल लगाने पर, ध्यान में रखिएगा, ऐसा आबद्ध का मतलब होगा बल लगाने पर। अगर ये कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आपसे बनेगा ही नहीं सवाल। बल लगाने पर, ध्यान में रखिएगा, बल लगाने पर न हिलेगा, आबद्ध होगा तो क्या होगा? ऐसा फिक्स्ड होगा कि ना हिलेगा, है ना,
ना पलटेगा, है ना, ध्यान में रखिएगा, पलटेगा, है ना, ना खिसकेगा, है ना, याद रखना है। ये आबद्ध का मतलब ये होता है। देखिए कहां से हो गया, ये कहां से ये काम हो गया। क्या मैंने कहा कि एक मेज की सतह पर आबद्ध घन है, यानी घन जब बल लगाइएगा तो न तो फिसलेगा, न तो ठीक है हिलेगा, न तो पलटेगा, इसी का मतलब आबद्ध होता है। अब देखिए, यानी आपको फिक्स्ड ऑन है, ठीक है, ऑन द टेबल, सरफेस ऑफ ए टेबल का मतलब होता है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि घन पर किस तरह का रूपांतरण होगा। अब देखिए ये मान लीजिए घन है ना, फिक्स कर दिए टेबल पर। अब इस पर आप बल लगा रहे हैं 30 डिग्री पर। भैया मेरे कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर ये बल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर लग रहा है ना भाई मेरे, ये 30 डिग्री पर बल लग रहा है। अब क्या होगा, तो भाई अब बल इसको खिसकाएगा नहीं, खिसकाने वाला काम छोड़ दीजिए। अब हम ऐसे बढ़ गए, ऐसे बढ़ गए, ऐसे खड़ा है ना, हम खिसक नहीं रहे हैं, तो क्या होगा मेरा, तो मेरा मुंह कान भसकेगा, है ना। मार रहा है कोई व्यक्ति हमको, मान लीजिए, ठीक है, वही बात है, एंगल पर मान लीजिए घुसा मार रहा है कोई, तो पहला काम क्या होगा, ना हम खिसकेंगे, ना हिलेंगे, ना पलटेंगे, ये पहले फिक्स कर दिया है। तो क्या होगा, तो मेरा आकार बदल जाएगा, मेरी आकृति परिवर्तित हो जाएगी, है ना। तो घन बस गिर जाएगा नहीं बच्चे, है ना, आकृति में परिवर्तन नहीं, दोनों में परिवर्तन होगा, आकार तथा आकृति दोनों में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। किसी व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, मारिए घुसा, तो पता चल जाएगा आपको, है ना बच्चे। उसको बोल दीजिए तू खिसकेगा नहीं, तो हो सकता है उसका पेटे फट जाए, मुंह कान झड़ जाए, है ना, आकार और आकृति दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांच के एक टुकड़े को उच्च ताप पर, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी, कांच के एक टुकड़े को उच्च ताप तक गर्म करके ठंडा होने के लिए यदि रखा गया, यदि वह चटक जाता है तो उसका मुख्य संभव कारण क्या है। तो अच्छा प्रश्न है बच्चे, जरा देखिए कांच है क्या। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कांच के बारे में, है ना। कांच क्या है भाई मेरे, कांच को बोलते हैं ग्लास, है ना, ग्लास, ठीक है, कांच ग्लास हो गया। ग्लास है क्या, तो यह अति शीतित द्रव है, याद रखिएगा, अति शीतित द्रव, अति शीतित द्रव है, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड है, याद रखना है। अब आपके दिमाग में चला सर सुपर कूल्ड लिक्विड है, किसका लिक्विड है भैया, तो याद रखिएगा कि कांच जो है यह सोडियम कैल्शियम सिलिकेट, ये कांच का फॉर्मूला है Na2O CaO × 6SiO2, एकदम हम शब्द में भी लिख देते हैं, यह सोडियम कैल्शियम सिलिकेट है ना भैया, सिलिकेट है। अब चलिए अच्छी बात है, तो कांच क्या है, तो बच्चे उष्मा का कुचालक है, याद रखना है कि कांच जो है आपको, ये कांच है ना, कांच है, ये कांच वाला सतह है भैया, ये कांच है। अभी जो प्रश्न कह रहा है कांच का सतह है मान लेते हैं। अब इसको गर्म किए तो आपको पता है कि बाहरी वाला सतह, ठीक है, क्या करेगा, जल्दी से उष्मा का त्याग कर देगा, है ना। उसकी अपेक्षा अंदर वाला जो सतह है वह क्या करेगा, तो धीमे गति से उष्मा का ये करेगा। तो बाहर वाला क्या होगा, तो जल्दी उष्मा का त्याग करेगा, तो जल्दी सिकुड़ जाएगा, और उसकी अपेक्षा अंदर वाला, ठीक है, धीमे गति से सिकुड़ेगा, जिसके कारण चटक जाएगा। क्या कहा मैंने, वाह सतह कांच का, कोई भी बर्तन जो है बच्चे, ये कांच का जो बर्तन है, ध्यान में रखिएगा, ए पीस ऑफ ग्लास इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, यानी कांच के टुकड़े को, ये मान लीजिए कांच का टुकड़ा है, और जब इसको आपने गर्म किया तो क्या होगा, तो वह सतह, ठीक है, जैसे ठंडा करने के लिए छोड़े तो वह सतह उष्मा का त्याग तीव्र गति से कर दिया, उसके रिस्पेक्ट में जो अंदर वाला सतह है उतना तीव्र गति से उष्मा का त्याग नहीं कर पाया, जिसके कारण ये जल्दी सिकुड़ गया, ठीक है। आपको इसमें क्या होगा, आपको सिकुड़ गया, ये उतना तीव्र गति से नहीं सिकुड़ा, जिसके कारण आपको क्या होगा भाई मेरे, चटक जाएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, कोई जल्दी उष्मा त्याग दिया, जो कोई आपको देर से उष्मा त्यागा, एक ही सतह है ना, तो इसको बोलते हैं उष्मा चालकता का कम होना। ध्यान में रखिएगा, ये कांच की उष्मा चालकता के कम होने के कारण वह सतह जल्दी उष्मा त्याग देगा, लेकिन आंतरिक सतह जो है, ठीक है, देर से त्यागेगा, जिसकी वजह से आपको कांच चटक जाएगा। याद रखना है भैया मेरे, आंसर हो जाएगा आपको कौन सा नंबर, तो ए नंबर आंसर होगा, उष्मा चालकता कम होता है। चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं, ध्यान में रखना भाई मेरे।
यहां देखिए, कह रहा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाला बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगी। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बच्चे मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये देखिए बी होता है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर वायर डिपेंड्स ऑन, मान लीजिए करंट इससे करंट आई प्रवाहित कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, तो भाई मेरे एफ बराबर होता है, आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, तो क्यू और वी क्रॉस बी, है ना, V क्रॉस बी होता है, भाई मेरे याद रखना है, V क्रॉस बी होता है। तो देखिए ठीक है, आपको ये क्या हुआ, तो ये भैया ये जो है ना, ये किसकी दिशा है, तो विद्युत धारा की दिशा, याद रखना है, विद्युत धारा की दिशा है ना, या आवेश के गति की दिशा है, विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करेगा। लगने वाला बल किस पर निर्भर करेगा, तो विद्युत धारा की दिशा पर, है ना। दूसरा देखिए आपको क्या हुआ, तो भाई मेरे ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी किसी, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, फॉर्मूला एकदम याद रखना है, F बराबर क्यू भी क्रॉस बी। तो यहां देखिए कि आपको जो लगने वाला चुंबकीय बल है, किसी चालक तार से आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो लगने वाला जो बल है वह निर्भर करता है दो कारकों पर, पहला विद्युत धारा की दिशा पर, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाला, ठीक है, बल की दिशा, याद रखना बच्चे, दो कारकों पर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करेगा, क्योंकि यहां लॉरेंज फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है, लॉरेंज फोर्स, याद रखना बच्चे, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा कि, ठीक है, कि क्या मैंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति में, आवेशित कण की गति में कौन सा बल काम करेगा, गति में आपको लॉरेंज फोर्स काम करता है, लॉरेंज फोर्स कार्य करता है, एकदम ध्यान में रखिए, फोर्स कार्य करता है, एकदम ध्यान में रखना बच्चे। तो यहां दोनों बल काम करेगा, है ना, दोनों की दिशा काम करेगी, एक तो विद्युत धारा की दिशा भी काम करेगा और दूसरा आपको पता है चुंबकीय, ठीक है, क्षेत्र की दिशा भी काम करेगा। थोड़ा सा इसको और इलेबरेट करते हैं भाई, आपको पता है, क्या पता है कि कोई भी ले लीजिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले लीजिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ले लीजिए, कुछ छोड़ लीजिए बच्चे, है ना। तो ये देखिए, मान लीजिए ये धारा प्रवाहित की है, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित की किसकी दिशा में, तो ये मध्यमा है भाई मेरे, क्या है, मध्यमा है, ध्यान में रखना है, मध्यमा है, और इसकी दिशा में आपने विद्युत धारा प्रवाहित किया। आपको चुंबकीय क्षेत्र जो है किधर लगा, तो भाई मेरे ये चुंबकीय क्षेत्र लगा तर्जनी की दिशा में, और बल किधर लगा, तो भाई मेरे बल लगा, ठीक है, अंगूठे की दिशा में, और अंगूठे की दिशा में आपको क्या लगता है, तो भैया अंगूठे की दिशा में आपका बल कार्य करता है ना। ये देखिए अंगूठे की दिशा में क्या काम करेगा, तो भाई मेरे बल कार्य करेगा, ये बल कार्य करेगा किसकी दिशा में, तो अंगूठे की दिशा में बल कार्य करता है। यानी आपको, ठीक है, जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं किसी चालक तार से और बल उत्पन्न हो रहा है, तो यह बल किसके दिशा पर निर्भर करेगा, तो बच्चे ये निर्भर करेगा आपके, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके नियम से, तो फ्लेमिंग, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, जहां देखिए अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत होता है। अब इस पर आइए, क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा किसके द्वारा निर्धारित होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप कहीं भी बेधड़क आप बोल दीजिएगा क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर यह आधारित होता है। यानी बल की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। तो एकदम क्लियर रखिएगा भाई। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जब एक सितार के तार को छेड़ते हैं, देखिए कितना अच्छा सवाल है भाई। क्या हाल चाल है, हमारे नेम है, हमारा नेम है, अरे बाबा रे बाबा भाई। सबसे प्रॉब्लम क्या है ना, सबसे प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग जो है ना सुधरने का नाम नहीं लेने वाले हैं, है ना। आप इधर उधर की बातों में आप लोग समय बिता दीजिए, पता चलेगा, ठीक है, कि कोई अगल बगल वाला रिजल्ट लेके भाग गया। क्वेश्चन को ध्यान दे भाई मेरे, अभी भी मैं आप लोग को सबको बता रहा हूं,
क्वेश्चन ध्यान दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, जब एक सितार के तार को छेड़ते हैं तो तार में कौन सा तरंग उत्पन्न होगा? तो तार में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है, ध्यान में रखिएगा। और यह माध्यम के लंबवत गमन करता है। यह माध्यम के क्या कैसे गमन करेगा? तो माध्यम के लंबवत गमन करता है, ध्यान में रखिएगा। परपेंडिकुलर टू मीडियम गमन करेगा, लंबवत गमन करता है, लंबवत गमन करता है। बड़ा अच्छा चीज है बच्चे, गमन करता है। अब देखिए कहां कहां अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगा, ध्यान में रखिएगा। दो तरह से तरंग उत्पन्न होता है। एक होता है क्या? अनुप्रस्थ, है ना, अनुप्रस्थ, जिसको आपने कह दिया ट्रांसवर्स, है ना। देखिए कहां कहां उत्पन्न होता है, जरा मेरी बात समझिएगा अच्छे से, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ट्रांसवर्स वेव कहां कहां उत्पन्न होता है? अभी मेरा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, मेरा वोकल कॉर्ड क्या हो रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेट कर रहा है वोकल कॉर्ड, है ना, तो यहां पर कौन सा तरंग उत्पन्न होगा? तीन बच्चे को ब्लॉक कर दीजिए जल्दी से, केवल बात करने में समय बिता रहा है ना। बहुत जल्दी आप लोग ब्लॉक हो जाएगा। प्रवीण कुमार यादव जी, ठीक है, और जो एक दो बच्चे हैं जो बात कर रहे हैं, केवल आप कंसंट्रेट होइए इस पर। अभी पूछ देंगे कि भैया अनुप्रस्थ तरंग कैसे गमन करता है, अनुप्रस्थ तरंग के 3-4 उदाहरण बताओ, तो तुरंत ठीक है मुंह बाप देगा, लेकिन प्रश्न पर जरा ध्यान देगा तो सो नहीं होता है। वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन में, वाइब्रेशन में कौन सा तरंग उत्पन्न होगा? वाइब्रेशन में, ध्यान में रखना भाई मेरे, ये उत्पन्न होगा कौन सा तरंग? तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगा। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं, है ना। अब देखिए भूकंप में, ध्यान में रखना बच्चे, भूकंप में उत्पन्न कौन सा तरंग? तो भूकंप में उत्पन्न एस वेव। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा तरंग है, तो भैया मेरे ये अनुप्रस्थ तरंग है। फिर देखिए एग्जांपल में बता रहा हूं अनुप्रस्थ तरंग का, ठीक है। तबले के, तबला या ढोलक आप देखिएगा बजता है, तबला या ढोलक, ढोलक, ठीक है, ढोलक के, ठीक है, आपको चमड़े वाले परत में उत्पन्न तरंग, चमड़े वाले परत में उत्पन्न तरंग, परत में उत्पन्न तरंग कौन सा होगा? तो भाई मेरे आपका आ जाएगा, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। जैसे एक दो और लीजिए, ठीक है, आपको पानी में, है ना, पानी में पत्थर फेंकने पर, पानी में पत्थर फेंकने पर कौन सा तरंग उत्पन्न होगा? पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग, याद रखिएगा बच्चे, फेंकने पर उत्पन्न तरंग। यहां भी क्या कौन सा तरंग उत्पन्न होगा? तो पानी में पत्थर जब आप फेंकिएगा तो पानी के तल पर, पानी में पत्थर फेंकने पर, ठीक है, उत्पन्न ऊपरी सतह पर तरंग, ऊपरी सतह पर तरंग, ध्यान में रखिएगा, ऊपरी सतह पर तरंग कौन सा उत्पन्न होगा? तो भाई मेरे ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न होता है। और ये ध्यान में रखना है कि ये दो ही जगह चलता है, एक तो ठोस, है ना, ठोस गमन करता है, ध्यान में रखना, गमन करता है। कहां कहां गमन करेगा? तो गमन करता है एक तो ठोस, और दूसरा क्या? तो द्रव के ऊपरी परत पर, द्रव के ऊपरी परत पर, है ना, अपर सरफेस ऑफ लिक्विड पर, द्रव के ऊपरी परत पर ही गमन करता है, ऊपरी परत पर, है ना। याद रखना भाई मेरे, अनुप्रस्थ तरंग एकदम याद रखिएगा। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब इस सितार के तार को छेड़ते हैं तो तार में, ठीक है, आपको कौन सा? अनुप्रस्थ, लेकिन ध्वनि जो उत्पन्न होगा सितार के तार को छेड़ने पर, ध्वनि कौन सा तरंग होगा? तो भाई मेरे अनुदैर्ध्य तरंग होगा। और ये कैसे गमन करता है? तो माध्यम के समांतर गमन, याद रखिएगा, माध्यम के समांतर गमन करेगा, यानी पैरेलल टू द मीडियम गमन करता है, समांतर गमन करता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आंसर मारिएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता, ठीक है, एवं विघटन नियतांक क्रमशः। बच्चे याद रखना है कि सक्रियता क्या होता है? तो सक्रियता यानी एक्टिविटी, ये क्या होता है? तो सक्रियता यानी एक्टिविटी बराबर होता है लेमडा एन, है ना, लेमडा एन होता है। एक नंबर मानिए, जहां एन क्या है? तो नंबर ऑफ, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, है ना, रेडियो एक्टिव या कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ध्यान में रखिए बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ध्यान में रखना है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। और विखंडन नियतांक ये हमेशा क्या होगा?
तो भाई मेरे विघटन नियतांक या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा नियत रहता है। हर रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ के लिए, पर्टिकुलर पदार्थ के लिए ये नियत रहेगा। मान लीजिए ठीक है यूरेनियम है तो उसका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट वो नियत रहेगा, है ना। तो आपको यूरेनियम है उसका नियत है अपनी जगह पर, यानी रेडियम का नियत है तो ये नियत रहेगा, लेकिन एक्टिविटी आपको बदलता रहेगा, ध्यान में रखना है। अब देखिए कह रहा है कि द्रव्यमान को दोगुना कर देते हैं, यानी कंसंट्रेशन या द्रव्यमान को दोगुना कर दिए। तो अब देखिए नया एक्टिविटी मान लीजिए A1 बराबर क्या हुआ, तो लैम्डा इंटू द्रव्यमान को दोगुना यानी कंसंट्रेशन को दोगुना कर दिए हैं, तो भाई मेरे 2 लैम्डा n हो गया, और लैम्डा n बराबर क्या है, तो A है, यानी आपको एक्टिविटी दोगुना हो जाएगा, यानी एक्टिविटी बढ़ जाएगी लेकिन डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, नियत रहेगा। ध्यान में रखना है, आंसर हो जाएगा A नंबर, है ना। याद रखिएगा बच्चे, है ना, याद रखना है कि ठीक है आपको यहां एकदम ही नोट डाउन कर लेना है, क्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की सक्रियता मतलब एक्टिविटी, ये बढ़ता घटता है, लेकिन ठीक है विखंडन नियतांक या विघटन नियतांक बोलिए या क्या बोलते हैं भाई मेरे, तो आपको विघटन नियतांक बोलिए या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलिए, ये हमेशा नियत रहता है। इसको नोट डाउन कर लेना भैया मेरे, नहीं करेगा तो दिक्कत है। तो आंसर हो जाएगा आपको सक्रियता तो बढ़ जाएगी, दोगुनी हो जाएगी मास बढ़ाने से, लेकिन विघटन नियतांक वही रहेगा, समान ही रहेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा एनोड किरण की प्रकृति निर्भर करती है। बच्चे एनोड किरण याद रखना है कि एनोड किरण की खोज किसने की थी, तो एनोड रेज की खोज की थी तो गोल्डस्टीन ने किया था। ध्यान में रखना है, गोल्डस्टीन ने किया था और इन्होंने भी विसर्ग नली प्रयोग किया था, ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने बताया कि ठीक है एनोड किरण जो है, ये देखिए एनोड किरण जो है ठीक है आपको, ये देखिए इन्होंने एक विसर्ग नली लिया था, विसर्ग नली, इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं बच्चे, विसर्ग नली लिया, इसको डिस्चार्ज ट्यूब आप कहते हैं। कौन सा ट्यूब, तो भैया मेरे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, याद रखिएगा डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। और यहां देखिए ठीक है, यहां लगा दीजिए आप क्या, तो ये देखिए ये लगा दिए हम कैथोड, है ना, परफोरेटेड कैथोड, और ये देखिए ये एनोड लगा है, और इसमें कोई गैस लिए, पर्टिकुलर गैस लिए बच्चे। अब देखिए यहां पर क्या किए, हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस किए, तो ये एनोड है भाई मेरे, ये एनोड है, और ये क्या है, तो ये है छिद्रयुक्त कैथोड है, और ठीक है कैथोड है। और जो गैस लेंगे, है ना, मान लीजिए यहां हाइड्रोजन गैस लिए, है ना, हाइड्रोजन गैस लिए, या हीलियम गैस लिए, या मान लीजिए नाइट्रोजन गैस लिए, मान लीजिए ऑक्सीजन गैस लिए, कोई भी गैस लिए, ऑक्सीजन गैस लिए, तो ठीक है यहां ठीक है आपको इधर से एनोड किरण चला किधर के तरफ, ये देखिए इससे निकला, इसके छिद्र से निकलकर यहां चमक उत्पन्न किया, यहां से एनोड किरण निकला, इस पे छिद्र से यहां निकला और यहां पर चमक उत्पन्न किया। यानी जो गैस लेंगे उसी तरह का एनोड निकलेगा, एनोड किरण निकलेगा भाई मेरे। अगर हाइड्रोजन लिए तो हाइड्रोजन H+, ये देखिए ये एनोड रेज निकला, एनोड रेज में क्या हुआ, H+ आयन होगा यदि हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं। तो हीलियम गैस ले रहे हैं तो आपको हीलियम वाला होगा He2+, ठीक है 2+ वाला क्या होगा आपको, ठीक है एनोड किरण होगा। भैया मेरे अगर ऑक्सीजन लिए फिर O2+, है ना, यहां देखिए O2+ वाला एनोड किरण होगा। बोले कि सर O2 ना होना चाहिए, नहीं बच्चे, यहां हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन बाहर निकलता है। तो बच्चे एकदम याद रखना है कि ये धनात्मक किरण होगा, यानी जो गैस लेंगे उसी प्रकृति का ठीक है क्या निकलेगा, तो एनोड किरण बाहर निकलता है। यानी आप कह सकते हैं कि एनोड किरण की प्रकृति उस गैस पर निर्भर करती है, उस गैस पर निर्भर करती है, एकदम ध्यान में रखिएगा, उस गैस पर निर्भर करती है जिसे, है ना, जिसे करती है, जिसे डिस्चार्ज ट्यूब में लिया जाता है, जिसे विसर्ग नली में लेते हैं, विसर्ग नली में लेते हैं, है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे, जिसको विसर्ग नली में उसी पर निर्भर करेगा। यानी द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन द
गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी अपशिष्ट गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, विसर्जन नली की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन जो गैस आप ले रहे हैं उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह किसने कहा था? एनोड किरण की खोज करने वाले गोल्डस्टीन ने कहा था। किसने कहा था? गोल्डस्टीन ने कहा था। तो बड़ा अच्छा सवाल है भाई। अगले प्रश्न पर बात कीजिए। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे के छीलन, बच्चे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लीजिए, है ना। अब देखिए 2 ले लीजिए यहां पर, और ये क्या हुआ? तो इसको कॉपर से अभिक्रिया करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? तो CuNO3 होल 2, है ना, ध्यान में रखना है। और ये क्या निकल गया? तो Ag बाहर निकल गया, 2Ag को बाहर कर दिए। अब देखिए भाई, ये क्या होगा? ये कैसा रंग देगा? तो नीला रंग देगा, नीला रंग देता है, नीला रंग देता है भाई मेरे। ये ऐसे सिल्वर नाइट्रेट का कलर क्या था? काला होता है, काला रंग होता है, और ये नीला रंग दे रहा है। और ये किसकी वजह से देगा? तो भैया यहां देखिए Cu2+ और प्लस क्या? NO3 2- की वजह से, यानी कॉपर, ठीक है, कॉपर। ये देखिए ये क्या हुआ? तो भाई मेरे ये देखिए क्यूप्रिक आयन की वजह से ये आपको क्या देगा? तो भाई यह देगा नीला रंग। तो यहां पर देखिए सिल्वर आयन की उपस्थिति में कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है। इसका कारण क्या होगा? तो भैया मेरे, ठीक है, कॉपर Cu++ आयन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है। और ये कौन सी अभिक्रिया है भाई? तो चूंकि AgNO3 जो है, यह आपको पता है कि ये उतना ज्यादा कारगर नहीं है, उतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, ये सिल्वर आपको, है ना, क्रियाशील नहीं है कॉपर की अपेक्षा, याद रखना। इसीलिए क्या हुआ? तो कॉपर इसको डिस्प्लेस करके, ठीक है, आपको CuNO3 होल 2 बना लिया बच्चे। यानी इस अभिक्रिया को क्या, कौन सी अभिक्रिया कहे? तो विस्थापन अभिक्रिया कहे। क्यों? तो बच्चे विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहे। क्यों कहे? क्योंकि कॉपर ज्यादा क्रियाशील है सिल्वर से, और कॉपर ने सिल्वर को विस्थापित करके आपको क्या किया? तो आपका कॉपर नाइट्रेट बना लिया। और कॉपर नाइट्रेट में कौन सा आयन जो है, ठीक है, वह नीला रंग प्रदान करता है। तो ये Cu++ आयन नीला रंग प्रदान करता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करें और नीचे दिए कूट से सही चयन करें, है ना। अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति में जल को कठोर बना देती है। भैया जल कठोर बनता है। जल कठोर कैसे होगा? कठोर, तो भाई मेरे, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि जल के कठोर होने का मुख्य कारण क्या है। तो जल कठोर कब होता है? तो एक तो अस्थायी कठोरता, अस्थायी में मैंने कहा कि देखिए कैल्शियम ले लीजिए, और कैल्शियम से क्या होगा भाई मेरे? कैल्शियम से ध्यान में रखिएगा कि कैल्शियम से या मैग्नीशियम से क्या होगा? दो तरह के आयन के कारण आपको जल कठोर होता है। तो अस्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम का बायकार्बोनेट घुला होता है। ध्यान में रखना, बायकार्बोनेट घुला होता है। यदि, ठीक है, आपको जल में, ठीक है, बायकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बायकार्बोनेट घुले हो, तो ऐसे कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं। ध्यान में रखना बच्चे। दूसरा हो गया अस्थायी, इसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट, ध्यान दीजिए जरा, मेरी बात समझिए अच्छे से। परमानेंट हार्डनेस में क्या होगा? फिर यही आएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो क्या बच्चे? तो क्लोराइड, है ना, क्लोराइड, या क्या बच्चे? सल्फाइड घुला होगा, है ना, क्लोराइड या सल्फाइड घुला होगा। यानी आप कह सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड, है ना, या मैग्नीशियम क्लोराइड घुला होगा, या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट घुला होगा, जिसकी वजह से जल जो है क्या होगा? तो अस्थायी कठोर, या ठीक है बच्चे, आपको अस्थायी कठोरता होगा। बाइकार्बोनेट घुला होगा तो अस्थायी कठोरता होगा। आप प्रश्न बनाइए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है, वह उपयोग योग्य नहीं रहता। एकदम सही है ना। यहां देखिए मैंने कहा है कि कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट अगर जल में घुला हो तो जल कठोर होगा। अच्छी बात है। हीरा, तांबा और लोहे से कठोर होता है। हीरा जो है कठोर होगा, एकदम सही है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है बच्चे, ठीक है। आपको तांबा भी कठोर है, लोहा भी कठोर है, लेकिन सबसे ज्यादा कठोर कौन हो गया? तो हीरा हो गया। क्या जी सही है कि गलत है? जरा बताइए आप लोग, है ना। सही होना चाहिए बच्चे, है ना। हीरा क्या हुआ? तो आपका कठोर है। हीरा क्या हो गया? तो आपका एकदम याद रखिएगा कठोर है। अब देखिए, वायु का मुख्य घटक
ऑक्सीजन है, गड़बड़ है ना। तो वायु का मुख्य घटक कौन होगा, तो नाइट्रोजन। कितना परसेंट, 78%। उसके बाद कौन होता, तो ऑक्सीजन 21% होता है। उसके बाद क्या होता भाई मेरे, तो आर्गन होता है 0.9%। उसके बाद क्या होता भाई मेरे, है ना, आर्गन हो गया 0.9% होता है। उसके बाद क्या होगा भाई मेरे, तो उसके बाद हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना, तो 0.03% होता है। अब देखिए नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, गलत बात है, हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन करते हैं प्रयोग, ठीक है, इसके में। तो ये तीसरा भी गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया, ठीक है। सही कौन होगा, तो केवल 1 और 2, तो आंसर आ जाएगा 1 नंबर, है ना, ए नंबर आंसर होगा भाई मेरे, एकदम याद रखिएगा सवाल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, यहां देख लिया जाए भाई, प्राकृतिक गैस क्या है, तो प्राकृतिक गैस मीथेन होता है ना। मीथेन को प्राकृतिक गैस कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं। हास्य गैस क्या होता, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, लाफिंग गैस। शुष्क बर्फ क्या होता, तो CO2 होता है, यानी आपको सॉलिड CO2 को आप शुष्क गैस कहते हैं। और लाफिंग गैस का उपयोग एनेस्थेसिया में करेंगे, एनेस्थेसिया में किया जाता है। अमोनिया जो है बच्चे, अमोनिया याद रखना, अमोनिया NH3 होता है, और ठीक है, अमोनिया हैबर विधि द्वारा निर्माण होता है, हैबर विधि द्वारा आपको निर्माण होगा किसका, तो अमोनिया का। और मीथेन क्या हुआ, तो नेचुरल गैस। याद रखिए बच्चे कि मीथेन जो है आपको सब जगह पाया जाएगा, किसमें, तो बच्चे CNG है ना, CNG, उसके बाद PNG पाइप नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपको ले लीजिए LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, फिर लीजिए बायोगैस, है ना, बायोगैस। सबका मुख्य घटक कौन होता है, तो भैया ये मीथेन होता है, मीथेन सबका मुख्य घटक होता है। तो एकदम ध्यान में रखना है इस बात को। अब क्या करेंगे, तो 1 का 4 नंबर, तो 1 का 4 नंबर, है ना। बी का क्या भाई, तो 2 नंबर, है ना, एनेस्थेसिया में यूज करते हैं, जनरली डेंटिस्ट करता है। शुष्क बर्फ का क्या हुआ, तो CO2 1 नंबर। और अमोनिया का क्या, तो ये देखिए आगे ना, आंसर हो जाएगा कौन सा, A नंबर। आसान प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा फिलोस्फर उल रासायनिक दृष्टि से क्या है, तो भैया ये जिंक ऑक्साइड है, याद रखना है। फिलोस्फर उल किसको बोलते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को, ZNO को फिलोस्फर उल कहते हैं। और इसका उपयोग जनरली, ठीक है, आपको उजले मलहम में होता है, उजला मलहम। तो बोल सकते हैं आपको, आप हमसे कि उजला मलहम में यूज करते हैं, है ना, मलहम में यूज करते हैं। सर इसको फिलोस्फर उल क्यों कहते हैं, तो भाई ये देखिए, इसको कतरन जैसा लगता है, उल के गोले, उनका गोला जैसा ये दिखता है, प्रतीत होता है ना, दिखने में लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, तो भाई इसको फिलोस्फर उल कहते हैं। जिंक जो है बच्चे, जिंक मैंने कई बार कहा है कि जिंक जो है परमाणु संख्या 30 होता है, और जिंक बहुत ही यूजफुल तत्व है, ध्यान में रखना है, जिंक बहुत ही यूजफुल तत्व है। और जिंक याद रखिएगा कि 12वें वर्ग का तत्व है, 12वें वर्ग का तत्व होता है ना, तत्व है। किस वर्ग का तत्व, आपको 12वें वर्ग का। प्रमुख अयस्क इसका कौन होता है, तो भैया प्रमुख अयस्क जो है, ठीक है, जिंक का होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिंक ब्लैंड, ZNS, है ना, ZNS जिंक ब्लैंड बोलते हैं। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, तो भैया इसको बोलते हैं क्विक लाइम, है ना, क्विक लाइम बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और इसमें अगर 2H2O भी दे दे भाई, तो इसका यूज करते हैं बॉक्साइट में, बॉक्साइट होता फॉर्मूला, ये बॉक्साइट हो गया, है ना, तो बॉक्साइट हो गया। आंसर A नंबर, बेधड़क मार देना है ना, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सफेदा बनाने में यूज होता है, तो सफेदा कल भी बताए थे आपको हम, क्या बताए थे कि बच्चे लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, का जो मिक्सचर होता है उसको आप कहते हैं सफेदा। लेकिन सफेदा में मेन कंपोनेंट कौन होता है, तो मेन कंपोनेंट होता है लेड कार्बोनेट, ध्यान में रखिएगा, लेड कार्बोनेट मेन कंपोनेंट होता है, और यही आपको सफेद पेंट देता है, ध्यान में रखिएगा, सफेद पेंट या व्हाइट पेंट देगा। चलिए अब प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए PbNO3 halt 2 और NaHCO3 करेंगे, तो इससे नहीं बनेगा भाई, है ना, इससे नहीं बनेगा। कौन, PbCO3 नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पीबी जो बोले कि सर काहे ने रिएक्ट करेगा, तो पीबी जो है ना, पीबी ये क्रियाशील तत्व है ना,
क्रियाशील तत्व है, सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, तो ये तुरंत इससे अभिक्रिया करके, है ना, आपको ठीक है क्या करेगा, ये तो करेगा ही, NaNO3 बना लेगा, NaNO3 बना लेगा, और ठीक है यह सोडियम और भी बहुत सारे तत्वों का निर्माण कर सकता है। PbCO3 बनना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, ये तुरंत बनेगा बच्चे, है ना, PbNO3, ध्यान में रखिएगा, PbNO3 होल 2 प्लस Na2CO3। बोले कि सर इसमें काहे ने बनाए थे, इसमें इसीलिए नहीं बनाए कि इसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या करता है कि फिर सोडियम से अभिक्रिया करके, ठीक है, यह क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई अन्य तत्व बना लेगा, है ना। हाइड्रोजन के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है सोडियम, ठीक है, याद रखना बच्चे। यहां देखिए, यहां क्या होगा, तो भाई ये बना लेगा सोडियम नाइट्रेट 2NaNO3 तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में क्या करेगा, ये बन जाएगा PbCO3, ध्यान में रखिएगा, PbCO3 बनेगा। यही लेड कार्बोनेट क्या होता है, तो आपको सफेदा में यूज होता है, सफेदा में प्रयोग में लाते हैं, तो ध्यान में रखना भाई, मेरे आंसर आपको बी नंबर ही होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि आंसर बी नंबर ही होगा। यहां देखिए लेड कार्बोनेट ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये रिएक्ट करके क्या बनाए, कोई और कंपाउंड बनाएगा, इसीलिए लेड कार्बोनेट बनना चाहिए, है ना, ध्यान में रखना। सफेदा का मतलब होता है, ठीक है, लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड, लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। करा ऑक्सी एसिटिलीन, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चे, जरा ध्यान देना भाई। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग, है ना, तो फ्लेम कटिंग याद रखना है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग में क्या प्रक्रिया होता है, ऑक्सी एसिटिलीन, ध्यान में रखना भाई मेरे, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग, है ना, एकदम ध्यान में रखिए, फ्लेम कटिंग में क्या क्या होगा। तो पहला काम होगा, है ना, आपको, हाँ, पहला काम इसका होता है उच्च, ठीक है, उच्च क्या, तो उच्च बच्चे, उच्च उष्मयन यानी हाई हीटिंग कर दीजिए, है ना, उच्च हाई हीटिंग, है ना, काफी ज्यादा हीट करेंगे, हाई हीटिंग, है ना, याद रखिएगा, काफी ज्यादा गर्म करेंगे, लगभग 850 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, धातु को गर्म करेंगे। दूसरा काम क्या होता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में बच्चे, दूसरा काम होता है, याद रखिएगा, ठीक है, गहन मतलब हाई ऑक्सीडेशन, हाई, ठीक है, ऑक्सीडेशन, दूसरा काम हो गया हाई ऑक्सीडेशन, गहन ऑक्सीकरण। बोले कि सर इसको कैसे करते हैं, तो आपको पहले तो काफी गर्म करेंगे, पहला स्टेप है काफी गर्म करेंगे। ये देखिए धातु का छड़ है, इसको लेंगे और इसको काफी ज्यादा गर्म कर रहे हैं, है ना, काफी ज्यादा हीट दे रहे हैं। जब हीट देंगे तो ये खूब गर्म हो जाएगा, और फिर जाकर के इसको ऑक्सीजन इस पर क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, काफी डेंस, ठीक है, काफी डेंस ऑक्सीजन इसमें प्रवाहित करेंगे। तो क्या होगा, तो भाई मान लीजिए लोहा लेते हैं, लोहा ले लीजिए, लोहा ले लिए 2Fe, और क्या कर लीजिए, तो यहाँ 3O2 ले लीजिए, 3O2 ले लीजिए, तो ये बना लेगा Fe2O3 बना लिया, है ना, Fe2O3, यहां पर ले लीजिए 4Fe ले लीजिए और इसको कर लीजिए 2, है ना, 2Fe2O3 बना लेगा, तो ये ऑक्साइड बना लेगा, और अपने चारों तरफ ये धीरे धीरे, ठीक है, स्लैग का निर्माण कर लेगा, धातु मल का निर्माण कर देगा। ध्यान में रखना है, किसका निर्माण करेगा, धातु मल का निर्माण कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये कटने लगेगा, भाई मेरे ये कटने लगेगा, और यह अलग हो जाएगा, कट करके अलग हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग में पहला काम करते हैं, खूब ज्यादा गर्म करेंगे, फिर ऑक्सीजन प्रवाहित कर अपने आप वह धातु का प्लेट कट के अलग हो जाएगा, क्योंकि गहन ऑक्सीडेशन की वजह से ठीक धातु मल का निर्माण कर लेता है, जिससे वह क्या होगा, टुकड़ा में अलग हो जाता है। चलिए अब प्रश्न पर देखते हैं क्या कह रहा है कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में मैंने कहा दो प्रक्रिया अपनाते हैं, एक तो हाई हीटिंग, याद रखना हाई हीटिंग प्रक्रिया काफी ज्यादा, और दूसरा मैंने कहा ठीक है डेंस ऑक्सीडेशन, याद रखिए बच्चे, डेंस ऑक्सीडेशन, यही ऑक्सीजन काट देगा धातु को। तो धातु के वाष्पन के कारण गलत बात है, धातु के जलने के कारण नहीं बच्चे, गहन ऑक्सीकरण द्वारा, है ना, गहन ऑक्सीकरण द्वारा आप क्या करेंगे, डीप ऑक्सीडेशन द्वारा धातु को काट लेते हैं। बच्चे कुछ भी नहीं है सवाल में, केवल ध्यान में रखना है कि धातु को पहले गर्म करेंगे, फिर जाकर के खूब मात्रा में ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे, जिससे धातु का ऑक्सीडेशन होगा और धातु दो भाग में कट जाता है। याद रखना है, बस इतना ही।
चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कारण टेफ्लॉन निम्न में से किसका एकलक एवं बहुलक है? भाई टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या होता है? तो ये होता है, याद रखिएगा, मैंने कई बार कहा है कि CF2 और CF2 यानी कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बहुलक है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बहुलक है। बहुत बार ये प्रश्न आया है भाई मेरे। कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बहुलक है। फ्लोराइड का बहुलक होता है कौन? तो भाई मेरे आपका CF2 या टेफ्लॉन। बच्चे इसका यूज किस में करते हैं? तो प्रयोग, याद रखना, प्रयोग इसका करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर में, नॉन स्टिक कुकवेयर में करते हैं। कुकवेयर में किया जाता है, कुकवेयर में करते हैं, है ना। ध्यान में रखना है किसमें करेंगे? तो ना चिपकने वाले बर्तनों के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। तो एकदम मार दीजिएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन कहते हैं। भाई मेरे विनाइल क्लोराइड से क्या बनाते हैं? है ना, PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड, PVC बनाते हैं, है ना। ध्यान में रखिएगा। और इसका उपयोग सबसे ज्यादा पाइप के निर्माण में करते हैं, पाइप बनाने में, पाइप बनाने में इसका उपयोग करते हैं, बनाने में उपयोग, है ना। ध्यान में रखना भाई मेरे, पाइप बनाने में उपयोग करते हैं किसका? तो विनाइल क्लोराइड का। क्लोरोप्रीन, याद रखिएगा, ठीक है। क्लोरोप्रीन भी आपको क्या होता है, ध्यान में रखना बच्चे, कि इससे भी हम लोग क्या करते हैं? तो आपको बनाते हैं, बहुलक का निर्माण करते हैं क्लोरोप्रीन से भी। तो बच्चे ध्यान में रखनी है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आंसर हो जाएगा आपका A नंबर। नॉनस्टिक कुकवेयर बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ना चिपकने वाले बर्तन के निर्माण में करते हैं। और ये क्या है? तो भाई मेरे यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, यानी बार बार इसको हिट करके पुनः ढाला जा सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए आसान सवाल है, देखिए कितना आसान सवाल है। कह रहा है कि इसमें कितने उत्पादों में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स। देखिए कितना होगा भाई? तो फेरस का 3, ऑक्सीजन का 4, है ना, अब प्लस, ठीक है, 4 दूनी 8, तो 4 3 7 और 8 कितना? 15। बउआ वाला सवाल है, आंसर हो जाएगा A नंबर। इस तरह का भी सवाल आपको रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिक्रियाएं, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे। यहां अभिक्रियाएं जिनका मानक ऊर्जा परिवर्तन हमेशा शून्य होता है। ध्यान में रखिए बच्चे, बड़ा अच्छा सवाल है ना। फॉर रिएक्शंस हुज स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज को क्या बोलते हैं? तो गिब्स एनर्जी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज को क्या बोलेंगे? तो गिब्स एनर्जी कहते हैं, है ना भैया। ये कौन सा एनर्जी कहेंगे? तो गिब्स एनर्जी कहते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है भाई। कौन सा एनर्जी कहते हैं? तो गिब्स एनर्जी कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा सवाल है। कौन सा एनर्जी कहेगा? तो गिब्स एनर्जी कहेगा। और गिब्स एनर्जी बराबर क्या होता है भाई मेरे? गिब्स एनर्जी, ठीक है, डेल्टा जी बराबर होता है, डेल्टा जी बराबर होता है क्या? तो माइनस, ठीक है, माइनस आपको RT, ध्यान में रखिएगा, माइनस RT, है ना, RT इनटू क्या बच्चे? तो लॉग, हाँ लॉग आपको K। अब बोले कि सर क्या क्या है, जरा बता दीजिए ना सर। ठीक है, तो जी तो आपको मैंने बता दिया है क्या है, ये गिब्स एनर्जी है। जी मैंने कहा दिया है कौन सा एनर्जी है भैया? तो ये गिब्स एनर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर क्या है सर? तो ये है गैस स्थिरांक, गैस नियतांक है ना। टी क्या है सर? तो टी है तापमान, परम ताप है। ध्यान में रखना भैया, परम ताप है। और एकदम नोट डाउन करके लिखना, पूछेगा क्वेश्चन इस तरह का। के जो है साम्य स्थिरांक है ना। के को बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के बराबर क्या है? साम्य स्थिरांक है, साम्य स्थिरांक है। अब जरा देखिए भाई, तीन ही चीज जानना है आपको। यदि 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 क्या होगा? यदि, ध्यान में रखिएगा, यदि क्या हो जाए भाई मेरे कि जी, ये देखिए ये जी जो गिब्स एनर्जी है डेल्टा जी, है ना, ये अगर लेस देन 0 हो जाए, कौन सा 0? तो लेस देन 0 होगा, तो के का मान ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। यदि आपको जी का मान गिब्स एनर्जी का मान ग्रेटर देन 0 हो तो के का मान लेस देन 1 होगा। और यदि तो गिब्स एनर्जी का मान क्या हो जाएगा? तो भाई मेरे बराबर 0 हो जाए तो के का मान 0 हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा? 0 होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि गिब्स एनर्जी का मान यदि, ठीक है, लेस देन 0 होगा तो के का मान ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अभिक्रियाएं जिनका मानक ऊर्जा परिवर्तन हमेशा 0 से कम होता है,
है ना भैया, है ना। मानक ऊर्जा परिवर्तन, मैंने कहा कि गिब्स एनर्जी का मान 0 से कम, यहां देखिए 0 से कम, तो के का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक होगा, इकाई से अधिक होगा। ध्यान में रखना भाई मेरे, इकाई से अधिक होगा। देखिए कितना आसान सवाल है ना। लेकिन जानना पड़ेगा भैया, नहीं जानेगा तो ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, भटकती आत्मा बनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। नहीं जानेगा तो भटकती आत्मा बनते रहना, है ना। तो एकदम नोट डाउन करके रख लेना भाई मेरे, बार बार मैं बोल रहा हूं। चलिए, आवर्त सारणी में कौन से दो तत्व निम्न में है जो सर्वाधिक तीव्रता से क्रिया करेंगे। तो भाई सर्वाधिक तीव्रता कौन करेगा, है ना। जो याद रखना है, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में एकदम देखिए कंसेप्ट पकड़िए, मैं बार बार बोल रहा हूं, आवर्त सारणी में, ठीक है, सर्वाधिक तीव्रता से अभिक्रिया, दो ही काम करेगा बच्चे, तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। कौन, तो एक तो जो सबसे ज्यादा धनात्मक होगा अभिक्रिया करेगा, हाँ, सर्वाधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। जो सर्वाधिक धनात्मक होगा, जो सर्वाधिक धनात्मक होगा, सर्वाधिक क्या होगा भाई मेरे, धनात्मक होगा, धनात्मक, हाईली पॉजिटिव होगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। और दूसरा क्या है ना, ये हो गया सीजीएम, भाई मेरे सीजीएम आ गया। और जो सर्वाधिक ऋणात्मक होगा, जो सर्वाधिक, यही दोनों अभिक्रिया करेगा, बाकी तो मीडियोकर होगा। सर्वाधिक, ठीक है, ऋणात्मक होगा। और सर्वाधिक धनात्मक कौन, तो सीजीएम। और सर्वाधिक ऋणात्मक कौन, तो भैया मेरे सर्वाधिक ऋणात्मक होता फ्लोरीन। तो ध्यान में रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक तीव्रता से अभिक्रिया कौन करता है, तो भैया मेरे जो सर्वाधिक धनात्मक होगा वो सर्वाधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा, और जो सर्वाधिक ऋणात्मक होगा वही सर्वाधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। और सर्वाधिक धनात्मक कौन है, सीजीएम, और सर्वाधिक ऋणात्मक कौन है, फ्लोरीन। कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखिए, सर कौन सा कंसेप्ट उठा रहे हैं वो ध्यान में रखना है भाई, ये ध्यान में नहीं रखना है। हाँ, आपको याद रखिएगा, अंट संट कुछ ध्यान में मत रखिए, जो सर बता रहे हैं और उस कंसेप्ट को एकदम पकड़ना है भाई, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। बार बार मैं बोल रहा हूं, याद देखिए, निम्नलिखित में से सबसे सबल या सबसे प्रबल भस्म कौन है। चलिए हम लिखते हैं बेंजाइल एमीन। अरे बाबा, बेंजाइल एमीन है बाबा, बेंजाइल एमीन है। क्या होता फॉर्मूला, तो C6H5CH2NH2, ये ना होगा, ये बेंजाइल एमीन हो गया, C6H5CH2NH2, है ना। ध्यान में रखना भैया, ये बेंजाइल एमीन हो गया। चलिए अब देखिए एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया C6H5NH2, ये एनिलीन हो गया। चलिए एसिटेनालाइड, है ना, एसिटेनालाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया C6H5 और क्या होगा NH, है ना, CO, और अंत में क्या आ जाएगा बच्चे, एसिटानिलाइड है, CO, और अंत में आ जाएगा CH3, ये एसिटानिलाइड है। चलिए देखिए मेरी बात समझिए अच्छे से, ठीक है। इस तरह के प्रश्न में आपको बड़ी दिक्कत करेगा, हमको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी, केवल हम क्या करते, 1 सेकंड में बना लेते। भाई मेरे बेंजाइल एमीन कह रहा है, कौन सा अमीन, बेंजाइल एमीन कह रहा है, तो C6H5CH2NH2। देखिए ठीक है, यहां पर क्या होगा, तो NH2 बाहर जुड़ा हुआ है ना, बाहर जुड़ा हुआ है, जिसमें एरोमेटिक रिंग नहीं है ना। और हर जगह देखिए क्या है भैया, हर जगह कौन बेसिक, इस तीनों अभिक्रिया में कौन बेसिक गुण उत्पन्न करता है, तो याद रखना है कि यहां नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन आपको क्या करता है, तो बच्चे क्षारीय गुण उत्पन्न करता है, क्षारीय गुण उत्पन्न करता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, कौन उत्पन्न करेगा क्षारीय गुण, तो क्षारीय गुण उत्पन्न करता है कौन, तो नाइट्रोजन, है ना। अब देखिए क्या कंसेप्ट क्या कहता है कि ठीक है, जो या जिस यौगिक में ध्यान में रखना भाई मेरे, जिस यौगिक में है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से जितना दूर होगा, रिंग से जितना दूर होगा, एकदम देखिए कंसेप्ट बड़ा मस्त है, जितना दूर होगा, है ना, होगा उतना क्षारीय होगा, उतना क्षारीय होगा। ध्यान में रखिए बच्चे, उतना क्षारीय होगा, बेसिक होगा। अब आपका सवाल बन गया भैया, क्षारीय होगा। ध्यान में रखना है कि जिस भी यौगिक में, ठीक है, नाइट्रोजन से जितना दूर बेंजीन रिंग होगा
उतना ही, ठीक है, वो क्या होगा, क्षारीय होगा। जरा इसमें देखिए, ये नाइट्रोजन से क्या है भाई, तो ये नाइट्रोजन से बेंजीन रिंग काफी दूर है, इसीलिए सर्वाधिक क्षारीय कौन होगा, तो सर्वाधिक क्षारीय होगा। ध्यान में रखेगा, सर्वाधिक क्षारीय यही होगा। यहां देखिए तुरंत बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है ना, उतना क्षारीय नहीं होगा। ये देखिए ये तो और भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर H2 की मात्रा घट गई है, इसीलिए आपको क्या होगा, तो याद रखना सबसे ज्यादा सबल कौन होगा, तो भैया मेरे बेंजाइल एमीन हो जाएगा, बेंजाइल एमीन हो जाएगा। एकदम ध्यान में रखना है किस तरह से सर बना रहे हैं सवाल, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए, परावैंगनी किरणों की जांच की जाती है, तो भाई मेरे आपको पता है परावैंगनी मतलब क्या होता है, यूवी रेज होता है, यूवी रेज होता है, यूवी रेज होता है ना। और सोडा कांच, ये सामान्य कांच है, एकदम याद रखिएगा, सामान्य कांच है। सामान्य कांच को आप क्या कहते हैं, तो बच्चे सोडा कांच कहते हैं, है ना। इसका उपयोग आप किसमें, तो ठीक है, चाय के ग्लास बनाने में, याद रखिएगा चाय का ग्लास इसी का बनता है, गिलास, है ना, कांच, है ना, याद रखना कांच, टेबल वेबल पर रखते हैं कांच, इसका इसी का बनता है। क्रुक्स कांच द्वारा, भाई मेरे क्रुक्स कांच में क्या होता है, तो इसमें सीरियम ऑक्साइड होता है, याद रखना है सीरियम ऑक्साइड होता है, CEO2 होता है, सीरियम ऑक्साइड बोलते हैं, सीरियम ऑक्साइड होता है, एकदम ध्यान में रखना है, सीरियम ऑक्साइड होता है, जो क्या करेगा, तो जो परावैंगनी किरणों को काटता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें सीरियम ऑक्साइड होता है, यूवी रेज को काटता है, ध्यान में रखा बच्चे, यूवी रेज को काटता है कौन, सीरियम ऑक्साइड, इसीलिए आपको यूवी रेज को काटने के लिए क्रुक्स कांच का उपयोग करते हैं। यहां देखिए पायरेक्स कांच का उपयोग किसमें करेंगे, तो इसमें बोरोसिलिकेट होता है, इसमें बोरोसिलिकेट होता है, एकदम ध्यान में रखना है, कौन सा सिलिकेट होगा, तो बोरोसिलिकेट होता है ना, बोरोसिलिकेट होता भैया। और ये क्या करता है, तो तापीय प्रसार, है ना, तापीय प्रसार को सह सकता है, तो किचन वगैरह में सहन कर सकता है, तापीय प्रसार को सहन कर सकता है ना। यानी अगर गर्म करेंगे तो वहां पर गर्म करने वाले बर्तनों में इसका उपयोग करेंगे, या लेबोरेटरी में, चाहे किचन में, याद रखना किचन में या लेबोरेटरी में इसके बर्तन बनाए जाते हैं, किचन या लेबोरेटरी में बच्चे, लैब में, है ना। ये आपको बहुत ज्यादा उपयोगी होता है पायरेक्स कांच। तो बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आंसर मारिएगा क्रुक्स कांच। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कितना मस्त सवाल है भाई मेरे, है ना। देखिए Fe3O4, है ना, तो अब देखिए कैसे निकालेगा, पहले तो डायरेक्ट निकाल लीजिए Fe3O4, यहां देखिए, ठीक है, औसत ऑक्सीडेशन नंबर किसका, तो बच्चे औसत ऑक्सीडेशन नंबर किसका, फेरस का, मान लेते हैं क्या है, तो X है। चलिए देखिए कैसे करते हैं, तो भाई आपको पता है कि X × 3, है ना, 3X हो गया, है ना, ये देखिए 3 है तो 3X और -2 × 4 बराबर कुल ऑक्सीकरण संख्या कितनी, तो इस पर कोई भी आवेश नहीं है तो 0 है, तो यानी ठीक आपको क्या हो गया भाई मेरे 0 आ गया, तो x का वैल्यू आ गया कितना, तो भाई मेरे x का वैल्यू आ गया, ठीक है, आपको 8 अब बटा क्या 3, यानी एक आपको ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट आपको निकल गया, ठीक है। आपका औसत ऑक्सीडेशन संख्या कितना 8/3। चलिए अब क्या करते हैं, तो ये Fe3O4 ऐसे नहीं होता है, ये टूट जाता है FeO में इंटू Fe2O3 में। अब जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए फेरस का, ध्यान देना भाई मेरे, यहां देखिए आपको पता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, तो आपका फेरस का ऑक्सीडेशन संख्या कितना हुआ +2। यहां देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 × 3 तो -6 हो गया, तो यहां देखिए 2 × 6 यहां +3 हो जाएगा, यानी एक बार ऑक्सीडेशन नंबर फेरस का इसमें क्या निकला FeO × Fe2O3 में एक बार निकला +2 और दूसरे बार क्या निकला बच्चे, तो ये निकल गया आपको Fe का कितना, तो +3 निकल गया, यानी आपको देखिए, ठीक है, आपको फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, तो +2 +3 और 8/3, यानी सब हो रहा है +2 +3 और 8/3 सब हो रहा है, यानी उपर्युक्त में से क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा भाई। अगर नहीं जानते हैं तो बना लीजिए और यकीन मानिए आपकी सफलता इन्हीं सब प्रश्नों के हल करने में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनिषेक जनन क्या होता है, भाई मेरे फल का विकास बिना निषेचन की, है ना, मैंने कहा है कि हार्मोन का छिड़काव कर दीजिए, किसका, हार्मोन का छिड़काव कर दीजिए, हार्मोन का छिड़काव, है ना, कौन सा हार्मोन का छिड़काव करेगा भाई, कौन सा हार्मोन का छिड़काव करेगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, 2 हार्मोन, कौन कौन, तो एक तो साइटोकाइनिन, है ना, साइटोकाइनिन, है ना, याद रखना है
साइटोकाइन दूसरा ऑक्सीन, इस दोनों का छिड़काव कर देगा तो बिना, ठीक है, बिना बीज के यानी बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाएगा और इस घटना को पार्थेनोकार्पी कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। ये बड़ा अच्छा बात है। अंड का विकास, ठीक है, बिना निषेचन के, इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, है ना, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो भैया अनिषेक जनन कह रहा है, अनिषेक फलन नहीं कर रहा, फलन बोलता तब क्या करते, तो ये करते, जनन बोल रहा है इसीलिए क्या करते, करेंगे बच्चे, तो अंडे का विकास बिना निषेचन के, इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते बच्चे, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस होना चाहिए था, इंग्लिश में भी पार्थेनोजेनेसिस होना चाहिए था। तो याद रखना है कि अगर फलन कहता तो होता पार्थेनोकार्पी, ए नंबर ऑप्शन। क्योंकि जनन कह रहा है इसीलिए आपको अंडे का निर्माण, अंडा का विकास बिना निषेचन के, इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं भाई, है ना, एकदम याद रखिएगा। फल का विकास बिना परागण के भी संभव हो सकता है, लेकिन यह अनिषेक जनन नहीं है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह का फंसाएगा आपको। चलिए, दांतों का इनामेल, है ना, दांतों का इनामेल, आपको पता है इनामेल जो है सबसे मजबूत क्या है, तो कठोर पदार्थ है आपके शरीर का, ठीक है। इनामेल जो है भाई मेरे, ठीक है, यह किसका बना होता है, तो याद रखिएगा इम्यूनोब्लास्ट का बनता है, इम्यूनोब्लास्ट का बनता है, और यह सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, सर्वाधिक, ठीक है, आपको मनुष्य के शरीर का कठोर पदार्थ है, मनुष्य के शरीर का कठोर पदार्थ है कौन, तो शरीर का कठोर पदार्थ आपका इनामेल है, कठोर पदार्थ है, एकदम ध्यान में रखना है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे। ऑस्टियोब्लास्ट और ओडोंटोब्लास्ट याद रखना है। ऑस्टियोब्लास्ट से आपको क्या बनता है, तो अस्थि का निर्माण होता है, ध्यान में रखिएगा, अस्थि का निर्माण, अस्थि के निर्माण करने वाली कोशिका को, ठीक है, क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ध्यान में रखना है, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, अस्थि के निर्माण करने वाली कोशिका को ऑस्टियोब्लास्ट कहेंगे, ध्यान में रखना है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। और ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट, ये देखिए, ठीक है, आपके शरीर, आपके जो दांत होता है बच्चे, तो दांत में ये देखिएगा, ये दांत है मान लीजिए, ठीक है, दांत का सबसे ऊपरी परत हो गया इनामेल, और उसके जस्ट नीचे पाया जाता है डेंटिन, क्या पाया जाता है, डेंटिन पाया जाता है, डेंटिन, है ना, ध्यान में रखिएगा, क्या पाया जाएगा, डेंटिन पाया जाता है, जो सीमेंटेड भाग होता है, सीमेंटेड भाग होता है, ध्यान में रखिएगा, दांत का सीमेंटेड भाग, क्वेश्चन पूछता है सीमेंटेड भाग को क्या कहते हैं, सीमेंटेड भाग को क्या कहते हैं, तो भैया डेंटिन कहते हैं। और डेंटिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ध्यान में रखना, डेंटिन का निर्माण होता है ओडोंटोब्लास्ट के द्वारा, ओडोंटोब्लास्ट के द्वारा होता है। तो आपके दांतों के इनामेल का श्रवण किसके द्वारा होगा, तो भैया मेरे एमिलोब्लास्ट के द्वारा होता है। बच्चे, अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोक्लास्ट, अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया, अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया, याद रखना, निर्माण की प्रक्रिया, ये क्या कहलाएगा, तो भैया मेरे ऑस्टियोक्लास्ट कहलाता, ऑस्टियोक्लास्ट, जो भी आपका मरम्मत करने वाला बोन्स है, उसका मरम्मत करके नए बोन्स का निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। और अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बच्चे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, मेरे तरफ देखिएगा, आप लोग सभी बच्चों से आग्रह है कि भाई देखिए क्या मैं कह रहा हूं। ये देखिए लिगेज, ये क्या होता है भैया, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है ना, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है, ऐसा पदार्थ जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है उसे लिगेज कहते हैं, है ना। अब जरा देखिए दूसरा बात, भूलना नहीं है, लिख लेना है कि सर ने क्या लिखाया था। किताब में बड़का बड़का बात लिखा रहता है, वो बात उतना ध्यान में नहीं रखना है, जो सर बोल रहे हैं वही लिखना है। डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है, पॉलीमरेज, याद रखना बच्चे, है ना, डीएनए का नकल कर, है ना। देखिए अब एकदम अपने शब्द में, डीएनए का नकल कर, नकल समझ रहे हैं, नकल कर, ठीक है, आपको नया डीएनए बनाता है, नकल कर नया डीएनए संश्लेषित करता है, संश्लेषित करता है ना।
ध्यान में रखना बच्चे, संश्लेषित करता है, नकल करेगा और नया डीएनए संश्लेषित करता है। इसको क्या बोलेंगे? पॉलीमरेज कहते हैं। यानी डीएनए की प्रतिकृति यानी रेप्लिकेट कर रहा बच्चे, ठीक है, प्रक्रिया एक एंजाइम से प्रभावित होती है, जिसे क्या कहा जाता है? यानी ऐसा एंजाइम जो डीएनए की नकल करके नया डीएनए संश्लेषित कर दे, इसी को पॉलीमरेज कहते हैं। राइबोन्यूक्लियेज क्या है भाई मेरे? ठीक है, आपको आरएनए को काटता है, आरएनए को तोड़ता है। यानी ऐसा एंजाइम जो आरएनए को तोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो भैया मेरे राइबोन्यूक्लियेज कहा जाता है। तो आपको ज्यादा जानना ही नहीं है, ध्यान में रखना है कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और ऐसा एंजाइम जो डीएनए की नकल करके नया डीएनए बना देगा, उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को जोड़ करके ऐसे एंजाइम को पॉलीमरेज कहते हैं। भाई जो बता रहे हैं उसको एकदम ध्रुव सत्य होकर के लिख लेना है, पढ़ लेना है। चलिए, पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती हैं? तो भैया पुंकेसर जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। ठीक है, ये क्या है? तो मेल भाग है, मेल पार्ट है, ध्यान में रखना, मेल पार्ट है ना, पुंकेसर मेल पार्ट है। और इसमें क्या क्या होता है? तो दो चीज होता है। एक होता है क्या भैया, इसमें होता है, इसमें दो भाग होते हैं। एक होता है एंथर, है ना, एंथर होता है। दूसरा क्या होता है? फिलामेंट होता है ना, पुतंतु बोलते हैं, है ना, फिलामेंट बोलते हैं, पुतंतु। यानी ये क्या हो गया? आपको पुमंग हो गया, और ये क्या हो गया? ठीक है भैया मेरे, ये हो गया आपको फिलामेंट, है ना, ध्यान में रखना है। स्त्री केसर में 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग। कौन कौन? तो भैया सबसे पहले आ जाइए स्टिग्मा, है ना, इंग्लिश में ज्यादा याद रखिएगा तो ज्यादा बेहतर है। स्टाइल, उसके बाद होता है कौन? स्टिग्मा, स्टाइल। उसके बाद आ गया कौन? तो ओभा, है ना, अंडाशय, और ओव्यूल। ये देखिए 4 भाग होते हैं। तो बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और ठीक है बीजांड, या क्या होता है आपको बीजांड हो जाता है, यानी स्त्री केसर भाग। यानी आपको ये वाला भाग जो है इसको बोलते हैं स्त्री भाग, यानी फीमेल पार्ट कहते हैं, और फीमेल पार्ट कहते हैं। तो भाई मेरे ठीक है, पुंकेसर मेल पार्ट और स्त्री केसर फीमेल पार्ट होगा। यानी पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? तो इसी में एंथर में पराग कोष होता है, और इसी पराग कोष में पोलन ग्रेन होता है। पराग कोष में क्या होगा? पोलन ग्रेन होता है भाई मेरे, पोलन ग्रेन होता है। और आपको पता है कि यही जो पोलन ग्रेन जाएगा स्टिग्मा में, स्टिग्मा से स्टाइल में, स्टाइल से ओभा में पहुंचेगा, वहां निषेचन होगा, और निषेचन के उपरांत आपको ठीक है किसका निर्माण होगा? तो बच्चे बीज का निर्माण होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, परागकोष। और ये देखिए वाहेदल क्या करता है? तो पराग कण, ये जो कि एक तरह से रंगीन भाग होता है जो आकर्षित करता है परागन के लिए। तो ये ध्यान में रखनी है आपको, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई मेरे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रवीण कुमार यादव जी, किसकी आजादी दे देंगे भाई? कौन सी का आजादी चाहिए तुमको? व्हाई यू नीड आजादी, है ना, बहुत अच्छी बात है। पढ़ने वढ़ने पर ध्यान मत दे, आजादी क्या बोलते हैं, तीव्रता, यही सब करते रहो, तब तो हो गया रिजल्ट तुम्हारा। चलिए, गोनोरिया, देखिए गोनोरिया किसकी वजह से होता है? तो नेसेरिया गोनोरिया की वजह से होगा, ध्यान में रखना भाई मेरे। यह यौन जनित रोग है, यौन जनित रोग है भाई। बार बार मैं बोल रहा हूं कि कृपया ठीक है आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप लोग इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। ट्रेपोनेमा पैलिडम, ये भी क्या होता है? ध्यान में रखना बच्चे, सिफिलिस रोग होता है, इसकी वजह से सिफिलिस रोग होगा, सिफिलिस रोग होता है, और ये भी यौन जनित हो गए, है ना। और याद रखना एक चीज और बच्चे, कि नेसेरिया गोनोरिया जो होता है यह डिप्लोकोकस है ना, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया से होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, डिप्लोकोकस जीवाणु से होता है, जीवाणु से होता है। इधर उधर के चक्कर में रहेगा तो क्या करेगा लोग? चल, एंटमीबा जिंजिविलिस, ये क्या होगा? आपको प्रोटोजोआ है, मुंह में पाया जाता है, पायरिया रोग उत्पन्न करता है। ये प्रोटोजोआ है और मुंह में पायरिया रोग उत्पन्न करता है।
मुंह में कौन सा रोग? पायरिया उत्पन्न करता है। ध्यान में रखना है, पायरिया रोग उत्पन्न करता है। एकदम याद रखिए, कुछ है नहीं सवाल में, है ना। तो आंसर होगा नसेरिया गोनोरिया। दोनों याद रखना है कि सिफिलिस भी यौन जनित रोग है और निसेरिया गोनोरिया भी, ठीक है, आपको गोनोरिया भी यौन जनित रोग है बच्चे, है ना। ध्यान में रखना है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखिए आगे देखते हैं। कह रहा शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आप सभी बच्चों को अच्छे से पता है कि कैल्शियम एवं फास्फोरस, कैल्शियम एवं फास्फोरस, है ना, किसके द्वारा स्रावित होगा? ध्यान में रखना बच्चे। सबसे पहले तो पाराथायराइड, पाराथायराइड से, पाराथायराइड से, है ना, पाराथायराइड से आपको स्रावित होगा। दूसरा स्रावित होता है कैल्सिटोनिन, है ना, कैल्सिटोनिन कहां से? तो ये स्रावित होता है थायराइड ग्लैंड से। तीसरा स्रावित होता है कौन? तो ठीक है, आपको याद रखना है कि पहला स्रावित हुआ पैराथायराइड, दूसरा कैल्सिटोनिन, और तीसरा आपको स्रावित होता है एक बहुत अच्छे जगह से स्रावित होता है बच्चे। कहां से? तो आपको ये इसको बोलते हैं, ठीक है, कैल्सिट्रियोल, कैल्सिट्रियोल। ध्यान में रखना है, कैल्सिट्रियोल, कैल्सिट्रियोल कहा जाता है। और ये कहां से स्रावित होगा? तो विटामिन डी से, विटामिन डी से स्रावित होगा। यानी कैल्शियम और फास्फोरस का नियमन 3 हार्मोन के द्वारा या 3 जगह से उत्पन्न हार्मोन के द्वारा किया जाता है। पहला तो पीटीएच, पाराथायराइड हार्मोन से करते हैं। दूसरा आपको थायरॉक्सिन से निकलने वाला, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला कैल्सिटोनिन हार्मोन करेगा। तीसरा कैल्सिट्रियोल करेगा जो विटामिन डी से स्रावित होता है। तो भाई लेकिन सबसे ज्यादा लगभग, ठीक है, आपको 90% कैल्शियम और फास्फोरस का नियमन कौन करता है? तो पाराथायराइड करता है। लेकिन सबको ध्यान में रखना है क्योंकि आपके बीपीएससी के सवाल में यह क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चे कि कहां कहां से निकलने वाले हार्मोन आपको कैल्शियम और फास्फोरस का रक्त में विनियमन करता है? तो 3 जगह से। पहला मैंने कहा पाराथायराइड से, ठीक है, क्या निकलेगा? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और दूसरा आपको थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है, वो करेगा कैल्शियम और फास्फोरस का नियमन रक्त में। और बच्चे तीसरा जो है विटामिन डी, कैल्सिट्रियोल हार्मोन, यह कैल्शियम और फास्फोरस का नियमन करता है। लेकिन सबसे ज्यादा करेगा पैराथायराइड। ध्यान में रखना है। पीनियल ग्लैंड से क्या निकलता है? तो आपको पता है मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन, है ना, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जो नींद का नियंत्रण करता है, नींद का नियमन, नींद का नियमन करता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, नींद का नियमन करता है, नींद को नियंत्रित करता है। कौन? तो भाई मेरे पीनियल ग्लैंड से। थाइमस ग्लैंड से क्या निकलता है? तो थाइमोसिन निकलता है, थाइमोसिन निकलता है। यही ग्लैंड है जो आपको, ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है इसका आकार घटने लगता है, थाइमोसिन का स्राव करता है। और यह लिम्फोसाइट्स को क्या करता है? स्राव करता है। यह लिम्फोसाइट्स को परिपक्व करता है। ध्यान में रखिएगा, लिम्फोसाइट्स जो आपके ठीक है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, लिम्फोसाइट्स होता है। कौन कौन? तो 2 तरह का लिम्फोसाइट्स होता है, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा होता है क्या भाई मेरे? बी लिम्फोसाइट्स होता है। तो इसको मजबूत करने का काम कौन करता है? तो भैया यही थाइमोसिन हार्मोन करता है। तो ध्यान में रखिएगा, मजबूत करता है या परिपक्व करता है, परिपक्व करता है। तो एकदम याद रखना भैया मेरे, और जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो आंसर हो जाएगा पाराथायराइड। लेकिन अगर पूछेगा कि कैल्शियम और फास्फोरस का नियमन, ठीक है, किस किस के द्वारा होता है? तो पाराथायराइड, ठीक है, कैल्सिटोनिन और कैल्सिट्रियोल के द्वारा होता है। तो भाई मेरे एकदम याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा सतही तंतु, अब देखिए सुपरफिशियल फाइबर किसको कहते हैं भाई? जरा बताइए आप लोग, सुपरफिशियल फाइबर्स किसको कहते हैं? प्रवीण यादव जी, प्रवीण यादव जी जरा बोलिए, ठीक है, बहुत तभी से चिल्ला रहा था। बताओ इसका क्या होगा? सतही, आंसर नहीं पूछ रहे, आंसर तो कॉपी देख करके मार देगा। सुपरफिशियल फाइबर्स किसको कहते हैं? तो वह तंतु, ध्यान में रखना भाई मेरे, वह तंतु जो है ना, जो बीज है ना, बीज या फल से प्राप्त हो। ध्यान में रखना है, वह तंतु जो किससे प्राप्त हो? तो भाई मेरे जो बीज या फल से प्राप्त हो, फल से प्राप्त हो, उसको क्या बोलेगा? प्राप्त हो। तो उसको बोलते हैं प्राप्त हो। उसे याद रखिएगा,
बोलते हैं सतही तंतु। और बीज या फल से कौन प्राप्त होता है? तो भाई मेरे कपास प्राप्त होता है। ठीक है, जूट या सनई किससे प्राप्त होता है? कल मैंने कहा था कि ये प्राप्त होता है किससे? तो तना से। और इसे क्या कहते हैं? तो भाई मेरे इसे बास्ट फाइबर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, बास्ट फाइबर कहते हैं। और ये भी मैंने कहा था कि भाई इसको क्या करते, पचाना पड़ता है। और इससे ठीक है, इससे इसको पचा करके, तना को पचा करके, डाइजेस्ट करवा करके तब जा करके हम क्या प्राप्त करते हैं? तो आपको ये प्राप्त करते हैं, तंतु प्राप्त करते हैं। और ये जो है ना, ये कपास, कपास क्या होता है? तो भाई मेरे कपास को क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कपास क्या कहलाता है? तो भाई इसको बोलते हैं गोसिपियम, है ना, गोसिपियम कहा जाता है, गोसिपियम। इसका क्या नाम हुआ? तो ये हो गया आपको बॉटनिकल नेम, गोसिपियम कहा जाता है। और यहीं से आपको कॉटन प्राप्त होता है। और ये याद रखिएगा, ये क्या है? तो भैया ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ध्यान में रखना, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? भैया एकदम याद रखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है तो कभी भूलिएगा नहीं। अगर प्राथमिक प्रदूषक की बात करेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा जरा, प्राथमिक प्रदूषक तो क्या होता है? तो भैया प्राथमिक प्रदूषक या प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है? तो ये सीधे पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, सीधे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ध्यान में रखिएगा, वह प्रदूषक जो सीधे पर्यावरण को प्रदूषित करे, ऐसे प्रदूषक को, है ना, प्रदूषित करे, ऐसे प्रदूषक को आप क्या कहते हैं? तो भैया एकदम याद रखना है कि इसे कहा जाता है ना, क्या? प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, करता है ना, सीधे करेगा पर्यावरण को प्रदूषित। और इसमें किसको किसको लेते हैं भाई? तो याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, या आप क्या ले लीजिए? सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए, या आप क्या ले लीजिए? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लीजिए, है ना, या नाइट्रोजन ऑक्साइड के कोई भी, है ना, ये ले लीजिए, NOx, कुछ भी ले सकते हैं, इसको प्राथमिक प्रदूषक बोलते हैं। अब बोलिए कि सर द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है? तो प्राथमिक प्रदूषक, है ना, ध्यान में रखना है, प्राथमिक प्रदूषक, प्रदूषक अब प्लस ठीक है, आपको अन्य प्रदूषक, यहां देखिए अन्य प्रदूषक, अन्य प्रदूषक, जब तक प्राथमिक प्रदूषक से अन्य प्रदूषक नहीं मिलेगा तब तक आपको द्वितीयक प्रदूषक नहीं बनेगा। याद रखना है, द्वितीयक प्रदूषक नहीं बनेगा। यानी प्राथमिक प्रदूषक के साथ में जब कोई अन्य पदार्थ मिलेगा तब जो पदार्थ का निर्माण करेगा उसे ही आप द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। यानी अकेले कोई प्रदूषक, ठीक है, आपको क्या कर सकता है? द्वितीयक प्रदूषक नहीं बन सकता है जब तक वो प्राथमिक प्रदूषक के साथ सहयोग नहीं करेगा। ठीक है, सहयोग कर लेगा, उसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, तभी जाकर के वो द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण करता है। और द्वितीयक प्रदूषक में कौन कौन आता है भैया? और इसको एकदम नोट डाउन कर लेना है। क्या मैंने कहा? कि वह प्रदूषक जो, ठीक है, आपको क्या करेगा? तो प्राथमिक प्रदूषक और अन्य प्रदूषक मिल गया और ये पर्यावरण को प्रदूषित करके एक अन्य पदार्थ का निर्माण किया और तब जाके पर्यावरण को प्रदूषित किया, तो ऐसे पदार्थ को आप क्या कहते हैं? तो भैया द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। एकदम याद रखना है इसको। इसमें कौन कौन सा पदार्थ आएगा? तो भैया ये पहला आ गया ओजोन, भूलना नहीं है। दूसरा आ गया पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एकदम याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा भैया, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, है ना, ध्यान में रखना है। तीसरा क्या होगा भैया? ये देखिए वोलेटाइल, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, VOCs बोलते हैं, VOCs बोलते हैं, VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो ये तीन मुख्य आपको प्रदूषक बताए हैं जिसको याद रखना है कि आपको द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आता है ना। तो ओजोन जो है द्वितीयक प्रदूषक आ गया, पैन जो है द्वितीयक प्रदूषक आ गया। बच्चे कभी कभी आपको पूछ देगा पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एक और ले लेते हैं, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो भैया इसको भी बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को आप क्या कहेंगे? तो भैया इसको बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि SO2 आपका द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, प्राथमिक है, लेकिन ओजोन आपका द्वितीयक है, क्योंकि यह जब तक आपको किसके साथ भाई मेरे, जब तक यह धुआं, है ना, धुआं या क्या कहिए कोहरा, है ना, क्या कहिए, या अन्य पदार्थ के साथ नहीं मिलेगा तब तक ये प्रदूषित नहीं करेगा आपके पर्यावरण को, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इसीलिए ओजोन है। और पैन तो है ही बच्चे, तो ध्यान में रखना है, एक
और सी। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या कह रहा है, बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है ना। चलिए देखते हैं। हमको 3 चीज लेना है भाई। एक तरफ लेना है बैक्टीरिया, ध्यान दीजिएगा जरा, बैक्टीरिया। दूसरा क्या लेना है, काई, काई लीजिए। तीसरा क्या लेते हैं, तो भाई मेरे तीसरा है कवक है ना, कवक है। तीनों पर बात करते हैं। सबसे पहले कोशिका, कैसा कोशिका है भैया, ये कोशिका है, ध्यान में रखिएगा। सेल कैसा है, तो सेल है, याद रखना है कि ये हो गया है ना, ये इसको बोलते एक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक। कौन सा सेल है, तो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। ध्यान दीजिए बच्चे, प्रोकैरियोटिक है ये क्या है, काई क्या है, तो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है ना, ध्यान में रखना है। ये भी क्या है भाई, तो आपको कवक जो है ये क्या हो गया, कवक क्या हो गया, तो आपको यूकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक होता है। चलिए अच्छी बात है ना। काई यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक। और ये बच्चे काई का मतलब क्या हुआ, मॉस है ना, मॉस मतलब क्या हुआ, ब्रायोफाइटा है ना, मॉस मतलब क्या, ब्रायोफाइटा। उसी श्रेणी में हम इसको रख रहे हैं। चलिए कोशिका हो गया। अब आते हैं कोशिका भित्ति, ध्यान दीजिए भाई मेरे, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसका बना होगा, तो भाई अगर बात करें किसका, तो बैक्टीरिया का, तो इसका कोशिका भित्ति बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, पेप्टिडोग्लाइकेन का, ध्यान में रखना है, ग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। चलिए अच्छी बात है। ये इसका किसका बना होगा, काई का, याद रखना सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज, इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चलिए यूकैरियोटिक, ये देखिए कवक का कोशिका भित्ति चिटीन का या काइटिन का, चिटीन या काइटिन जो भी बोलिए, ठीक है, इसका बना होगा, ध्यान में रखना भाई मेरे, इसका बना होगा। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको पोषण कैसे होता है, तो भैया ये पोषण होता है, ये स्वपोषी भी हो सकता है। अगर ब्लू ग्रीन अलगी है तो स्वपोषी भी हो सकता है, या परपोषी या विषमपोषी भी होता है, विषमपोषी भी होता है ये। लेकिन ठीक है, आपको मॉस कैसा होगा या कवक कैसा होगा बच्चे, तो ये तो काई कैसा होगा, तो काई जो है याद रखिएगा ये केवल और केवल स्वपोषी होता है पोषण। लेकिन इसमें क्या होगा भाई मेरे, ठीक है, कवक जो होता है ये केवल और केवल विषमपोषी ही होता है, विषमपोषी ही होता है, ध्यान में रखना है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही इसमें केवल होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब देखिए क्या कहते हैं, कह रहा है कि इसके पोषण की विधि, सब में पोषण की विधि अलग अलग है भाई, क्या आम है, एक जैसा किसमें है, ठीक है, स्वपोषी, सब अलग अलग है भाई मेरी, कुछ स्वपोषी भी है, कुछ विषमपोषी भी है, सब अलग अलग है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति सब में है भाई मेरे, कोशिका भित्ति की उपस्थिति सब में। लेकिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, काई की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, लेकिन सब में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, आंसर हो जाएगा बी नंबर, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, चाय पत्तियों के संसाधन में कौन सी क्रिया आवश्यक है बच्चे, चाय के, ठीक है, चाय पत्ती के, ठीक है, संसाधन में, याद रखना है, चाय पत्तियों के संसाधन में 4 विधि का प्रयोग करते हैं। चाय पत्तियों के संसाधन में, ध्यान में रखिएगा, संसाधन में कितनी विधि, तो 4 विधि प्रयोग में आती है, लाया जाता है। संसाधन में 4 विधि है ना, 4 विधियों का प्रयोग होता है, 4 विधियों का प्रयोग होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, विधियों का प्रयोग होता है। कौन कौन सा, तो ये देखिए कौन कौन सा होगा भाई मेरे, कौन कौन सा प्रयोग होता है ना, 4 विधि को कौन कौन सा लेंगे। तो सबसे पहले जो विधि होता है, एकदम याद रखिएगा, सबसे पहला जो विधि होता है चाय की, ठीक है, इसमें तो बच्चे उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, तो मलानन है ना, याद रखना है, ठीक है, मलानन, मलानन या विदरिंग बोलते हैं, मलानन, मलानन बोलते हैं, मलानन, इसको बोलते हैं विदरिंग, विदरिंग कहा जाता है, विदरिंग कहा जाता है। चलिए पहला विधि है। दूसरा क्या होता है, तो भाई म्लानन में क्या होगा, तो म्लानन में ध्यान में रखिएगा, विदरिंग में हम लोग क्या करते हैं, विदरिंग में क्या करेंगे, तो पत्तियों को तोड़ करके रख लिया जाता है। और ठीक है, इसमें दूसरा देखिए बेलन होता है, बेलन में क्या होगा, तो इसको रोलिंग कहते हैं, ठीक है, बांध करके, रोल करके, ठीक है, किसी ठीक है चीज में रख दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि उसका, ठीक है, उसमें जलवाष्प की मात्रा समाप्त हो जाए। उसके बाद क्या होगा, तीसरा नंबर पर आता है, देखिए पहला नंबर मैंने कहा म्लानन है ना, म्लानन होता है बच्चे, म्लानन होता है। तो पत्तियों को क्या करना, तो पत्तियों को ध्यान में रखना है कि ठीक है, नमी कम करना, पत्तियों का, ठीक है, म्लानन मतलब क्या हुआ,
पत्तियों का नमी कम करना, ठीक है। बेलन मतलब क्या हुआ, पत्तियों को रोल करके रख लेना, है ना। और तीसरे नंबर पर आता है कौन सा बच्चे, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तीसरा नंबर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। फिर ऑक्सीकरण करने के लिए छोड़ देते हैं इसको। और चौथा नंबर क्या होता है, तो भाई मेरे याद रखना है कि ये होता है शुष्कन, ड्राइंग, है ना, सुखा लेते हैं, शुष्कन या ड्राइंग बोलते हैं, है ना, इसको सुखा लेते हैं, है ना। तो याद रखना है, पहला म्लानन, दूसरा बेलन, तीसरा ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, और चौथा शुष्कन। यानी 4 मुख्य विधियों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, तो बच्चे आपको चाय पत्तियों का निर्माण करते हैं। चाय जो होता है, चाय की पत्तियां किस पौधे से प्राप्त होता है, तो भैया थिया साइनेंसिस से ये प्राप्त होता है, थिया साइनेंसिस से प्राप्त होता है, ध्यान में रखना है। तो बेलन और शुष्कन तो यह ही है। ये देखिए ग्लानन नहीं, म्लानन होना चाहिए था, ग्लानन कर दिया, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ये आवश्यक नहीं है, म्लानन रहता तो होता बच्चे, है ना, विदरिंग बोलते हैं इसको, है ना। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारण जुगनू होता है, जुगनू क्या होता है, तो भाई मेरे जुगनू आपको कीट होता है, ठीक है। जुगनू में क्या होता है, तो आपको पता है कि इसमें बायोलुमिनिसेंस होता है, बायोलुमिनिसेंस, जैव दीप्ति बोलते हैं, लुमिनिसेंस होता है, ध्यान में रखिएगा, बायोलुमिनिसेंस होता है। और इसमें क्या होगा, तो भैया मेरे इसमें लूसीफेरिन होता है, ध्यान में रखिएगा, इसमें लूसीफेरिन होता है, बराबर क्वेश्चन पूछेगा, लूसीफेरिन होता है जो चमक उत्पन्न करता है ना, याद रखिएगा, जो क्या करेगा, जो ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीडेशन द्वारा, है ना, ऑक्सीडेशन द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। बड़ा मस्त है बच्चे, प्रकाश उत्पन्न करता है। चलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये कीट है बच्चे। मोलस्का संघ में कौन कौन आता है, तो आपको पता होगा कि सीप, घोंघा, ये सब क्या होगा, मोलस्का में आता है। सीप, घोंघा आता है मोलस्का में। कृमि में बहुत सारे कृमि आते हैं जो आपके लिए लाभदायक भी है, जैसे आप ले लीजिए केचुआ बच्चे, कृमि में, है ना, केचुआ को रख देते हैं, एनिलिडा संघ में आता है ना, एनिलिडा संघ में आता है, तो कृमि में रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, है ना, एनिलिडा संघ में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आंसर एकदम क्लियर रखिएगा, क्या होगा, तो कीट होगा, लूसीफेरिन। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि जुगनू में क्यों चमक उत्पन्न होता है, किसकी वजह से, तो लूसीफेरिन के कारण चमक उत्पन्न होता है। चलिए निम्न में कौन सा प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं, तो भाई मेरे आपके मांसपेशी में मायोसिन पाया जाता है, यह तंतुवत होता है, ध्यान में रखिएगा, यह तंतुवत होता है। कौन, तो आपके मांसपेशी में पाया जाने वाला मायोसिन तंतुवत होता है, क्योंकि यह क्या करता है, तो तंतुवत होने के कारण यह सिकुड़ता और फैलता है, यह सिकुड़ता और फैलता है भैया, तभी जाकर के आपका मांसपेशी जो है वह सिकुड़ेगा और फैलेगा, सिकुड़ता और फैलता है, एकदम ध्यान में रखना है। फाइब्रिनोजेन, है ना, फाइब्रिनोजेन जो है आपको कहाँ पाया जाता है, तो बच्चे रक्त का थक्का जो जमता है तब फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनता है ना, फाइब्रिनोजेन से, ये घुलनशील प्रोटीन है, ये घुलनशील प्रोटीन है। लेकिन ये घुलनशील प्रोटीन क्या होता है भाई मेरे, घुलनशील प्रोटीन है, लेकिन ये क्या होगा, तो आपको फाइब्रिन बनाता है, और ये फाइब्रिन आपको तंतुमय होता है। फाइब्रिन क्या हुआ, तंतुमय होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, तंतुमय होता है। कौन, फाइब्रिन, है ना। एलास्टीन जो है, ये एलास्टीन, ध्यान में रखना है, एलास्टीन ये क्या होगा, तो ये भी तंतुमय होता है। अब बोले कि सर ठीक है तंतुमय होता है, ये एलास्टीन कहाँ पाया जाता है सर, है ना, तो ध्यान में रखना भाई मेरे कि आपका जो एलास्टीन पाया जाता है ये कहाँ पाया जाएगा, तो संयोजी उत्तक होता है। एलास्टीन क्या होता है, संयोजी उत्तक है ना, संयोजी उत्तक है बच्चे, कनेक्टिव टिश्यूज है, और आपके ठीक है हड्डियों में, अस्थियों में, उपास्थियों में एलास्टीन पाया जाता है ना, तो ये तंतुमय होता है। तो 2 चीज तो पक्का तंतुमय है, कौन कौन, तो एक तो मायोसिन और दूसरा एलास्टीन, इसलिए आंसर मारिए डी नंबर, है ना भाई, डी नंबर आंसर मारिए। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है, तो ऑक्सीजन को अवशोषित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करेगा, तो यह आरबीसी करता है, एकदम ध्यान में रखना है, कौन करता है, तो भैया आरबीसी करता है। और क्या बनाता है, तो ये बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, याद रखना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और यही आपको प्रवाहित करता है, किसको, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करेगा। कौन बच्चे, तो आरबीसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिनाइल किस वर्ग का औषधि है, तो भैया ये फिनाइल जो है ना घर का सफाई करने में यूज करते हैं, और फिनाइल जो है ये क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है बच्चे, डिसइंफेक्टेंट होता है। और फिनाइल का फॉर्मूला क्या होगा, ये देखिए फिनॉल बोलिए या फिनाइल बोलिए,
C6H5OH होता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कार्बोलिक एसिड कहते हैं। कार्बोलिक एसिड कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, कार्बोलिक एसिड कहते हैं, है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे। और एंटीसेप्टिक की बात कीजिएगा तो डिटॉल आपका एंटीसेप्टिक है, डिटॉल, या आप कहिए एक तरह से डिटॉल को एंटीसेप्टिक कहेंगे, या सेभनॉल को, सेभनॉल है ना, सेभनॉल भी यूज करते हैं, इसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। एंटी डिप्रेसेंट, इक्वेनिल को आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कहा जाता है। इक्वेनिल को क्या कहा जाता है? तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कहा जाता है। तो एकदम याद रखिएगा, डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है किसको? तो फिनाइल को। घर को साफ करते हैं, लाइजॉल भी यूज करते हैं घर की सफाई में। तो तरह तरह का पदार्थ यूज करते हैं घर की सफाई में, जिसको डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। तो ये आज का सेशन है बच्चे। सभी बच्चों से आग्रह है कि जरूर लाइक कीजिए और तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी।